सो हाय एवरीवन। सो माय नेम इज़ विनय। तो देखो, आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, एनिमल किंगडम। तो जूलॉजी की ना ये चैप्टर जो है वो जान है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर में हम एनिमल किंगडम को डिटेल में करेंगे। और अगर बात की जाए रेफरेंसेस की, तो इस लेक्चर के अंदर एनसीईआरटी को कंप्लीट कवर किया गया है। इसके अलावा जो एक बुक है, ए टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी, जेके धामी एंड पीएस धामी की बुक है, वॉल्यूम 1 नॉन कोडेटा। तो इस बुक से भी जो कंटेंट है वो लिया गया है। एंड अब देखो, चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूं तो आपके एग्जाम में अकेले इस चैप्टर से 5 to 9 क्वेश्चन, देखो 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं एनिमल किंगडम से। 6 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, तो इसमें कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। अब क्योंकि हम बात एनिमल किंगडम की करते हैं, तो एनिमल किंगडम तक हम धीरे धीरे पहुंचेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो देखो, बायोडाइवर्सिटी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक है बायो, दूसरा वर्ड है डाइवर्सिटी। बायो का मीनिंग यहाँ पे होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और डाइवर्सिटी का मीनिंग यहाँ पे क्या है, वेराइटी से। अब अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी, बहुत तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। और अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं ग्रुप्स के अंदर, तो सबसे अच्छी वाली जो क्लासिफिकेशन अभी तक जिसको हम फॉलो करते हैं वो है व्हिटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। और वो 5 किंगडम कौन से हैं? एक है प्रोटिस्टा, यहां बैक्टीरिया लिखा हुआ है, एक्चुअली में किंगडम का नाम मोनेरा होता है। फंजाई है, प्लांट्स है, एंड एनिमल्स है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और हम इन पांचों कैटेगरीज में किसकी बात करने वाले हैं? हम एनिमल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज किंगडम एनिमेलिया, है ना। अब किंगडम एनिमेलिया तो ठीक है, लेकिन अगर एक बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताओ एनिमल क्या होता है, तो एनिमल को कैसे डिफाइन करोगे? तो बहुत कुछ हम कैरेक्टर्स देखेंगे एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स एक्चुअली में होते क्या है। ठीक है, अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। जैसे याद रखना, अगर मैं एनिमल्स की बात करूंगा, दे डू नॉट हैव सेल वॉल। तो एनिमल सेल के अंदर कभी भी सेल वॉल देखने को नहीं मिलती, जबकि फंजाई के अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर होती है, बैक्टीरिया के अंदर होती है ना। तो एनिमल्स के अंदर आपको कभी भी सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो जो एनिमल्स होते हैं दे आर हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रोपी का मीनिंग क्या है कि ये अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब प्लांट्स अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस से अपने फूड को खुद से बना सकते हैं। लेकिन एनिमल्स क्या है? हेट्रोट्रोप्स हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या रहेंगे? डिपेंड रहेंगे फूड के लिए, है ना। अब वो डिपेंडेंस जो है वो डायरेक्टली भी हो सकती है किसी ऑर्गेनिज्म को। अगर मैं बात करूं कि प्लांट को डायरेक्ट भी खाया जा सकता है, अगर किसी एनिमल्स को खाया जाएगा, मतलब कोई एनिमल किसी दूसरे एनिमल को खाता है, तो दूसरा एनिमल भी तो कभी ना कहीं तो वो प्लांट को खाएगा ना। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये प्लांट्स के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। उसके बाद जो एनिमल्स होते हैं दे आर होलोजोइक। ये होलोजोइक होते हैं। अब ये होलोजोइक क्या है? देखो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ये क्या करेंगे? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। अब ये होलोजोइक क्या है? एक्चुअली में यहां पे होलोजोइक का मीनिंग होता है ये फूड को अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। सो होलोजोइक का यहां पे मीनिंग क्या है? डाइजेस्ट फूड इनसाइड द बॉडी कैविटी।
तो इसको हम बोल देंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पॉइंट क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फूड भी खा लिया। इसके बाद जो फूड होता है ना एनिमल्स के पास, इस फूड को जैसे ग्लूकोज है, मेन हमें एनर्जी किससे मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं कौन? एनिमल्स। सो दे स्टोर ग्लाइकोजन, ठीक है। जैसे प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो स्टार्च की फॉर्म में जो फूड होता है उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और एनिमल्स क्या करेंगे यहाँ पे? ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या करेंगे? फूड को रिजर्व रखते हैं। तो मैं लिखता हूं ये क्या होता है? बेसिकली रिजर्व फूड होता है, रिजर्व फूड, है ना। कभी कभी बड़ी भूख लगती है और एकदम से भूख शांत हो जाती है, वो कैसे? क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हुआ, तो बॉडी ने मांगा कि भाई खाना लेके आओ, खाना लेके आओ। आप कहीं पे बाहर हो, आप खाना खा नहीं सकते हो, तो लीवर ने बोला कि चलो मेरे पास ग्लाइकोजन है, मैं तोड़ के इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता हूँ, ब्लड में डाल देता हूँ। तो ग्लाइकोजन को लीवर ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ब्लड में डाल देगा, भूख थोड़े टाइम के शांत हो जाएगी, है ना। उसके बाद मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं, मोस्टली नॉट ऑल, मोस्टली दे शो लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, मोस्टली जाएंगे, सारे नहीं जाते। हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं दे आर मल्टी सेलुलर। एनिमल्स क्या होंगे? मल्टी सेलुलर। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर अमीबा एक एनिमल है, वो तो यूनिसेलुलर है, तो मेरे बच्चे हर एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसके पास हर एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है उसको हम किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं। तो अमीबा को हम कहां पे पढ़ते हैं? उसको हम पढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। पॉइंट क्लियर हुआ? आगे चलिए, बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा अगर हम और बातें करते हैं तो मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं ये क्या शो करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी। तो एनिमल मोस्टली क्या करते हैं? अब एनिमल्स के बारे में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पता चल गई है? क्या क्या चीजें पता चली? तो एनिमल्स क्या होते हैं हमारे? होलोजोइक है, इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं रिजर्व फूड की फॉर्म में, लोकोमोशन शो करते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं एंड हेटरोट्रोपिक रहेंगे। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हम ऊपर ही छोड़ दी उन्होंने, इनके पास डू नॉट हैव सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होते। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। चलिए, तो ये आपके सामने एक बड़ा प्यारा सा एनिमल है ना, स्क्विरल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन के बारे में। अब थोड़ा सा हायरार्की को देखते हैं। सबसे पहले हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड करते हैं, फिर हर किंगडम को हम किस में डिवाइड करते हैं? फाइलम के अंदर। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में फाइलम की जगह पे क्या होता है? डिवीजन होता है। तो किंगडम के अंदर बहुत सारी फाइलम्स होती हैं। उसके बाद फाइलम्स की बात करते हैं, फाइलम्स के अंदर क्लास होती हैं, उसके बाद ऑर्डर होते हैं, देन फैमिली होती है, देन जीनस होता है, देन जाके आगे स्पीशीज की बात होती है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि किंगडम के अंदर फाइलम्स होते हैं। अब हमने क्या करना है? हमने एनिमल किंगडम को 2 पार्ट्स में पढ़ना है। पहला जो एनिमल किंगडम का पार्ट रहेगा, फर्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ना है नॉन कोडेट्स को, और सेकंड पार्ट के अंदर हम किसको पढ़ेंगे? कोडेट्स को। अब दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? देखो, नॉन कोडेट्स को हम पढ़ेंगे, एक मिनट, अगर हम नॉन कोडेट्स की बात करते हैं तो नॉन कोडेट्स को हम पढ़ेंगे अप टू क्लास। और अप टू क्लास का मीनिंग क्या है? कि बस क्लासेस देखनी है, क्लास के बारे में हल्का सा क्लास का नाम देखेंगे बस। मतलब फाइलम को देखेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन में ये देखेंगे कि फाइलम को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है एंड उनकी एग्जांपल्स। लेकिन जब हम बात करते हैं कोडेटा की, तो कोडेटा को हमने पढ़ना है अप टू ऑर्डर। मतलब कोडेटा के अंदर हमने फाइलम भी पढ़नी है, क्लास भी डिटेल में पढ़नी है एंड ऑर्डर को भी पढ़ना है। और ऑर्डर के यहाँ पे हम नेम देखेंगे, ऑर्डर्स के सारे नाम देखेंगे एंड उनकी एग्जांपल्स को देखेंगे। तो ये हमारा क्या रहेगा? क्राइटेरिया। इसके अलावा ये जो आपके सामने छोटा सा चार्ट बना हुआ है, ये वाला फ्लो चार्ट जो बना हुआ है आपके सामने, ये वाला इसको हल्के में मत लेना बच्चे। आपके एग्जाम को अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। किंगडम के बाद क्या आएगा? फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद, हाँ जी, क्लास के बाद
हमारा ऑर्डर आएगा, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज। 2 बार लिख के देखोगे अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे एनिमल किंगडम के बारे में। तो एनिमल किंगडम की जो क्लासिफिकेशन है, जैसे कि अभी मैंने बोला कि हमने एनिमल किंगडम को फाइलम्स के अंदर डिवाइड करना है, क्लासिफाई करना है। अब जो एनिमल किंगडम को कुछ फाइलम्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है, तो क्लासिफाई करने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे मेजर, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपके सामने लिखे हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बेसिस पे एनिमल किंगडम को फाइलम्स में डिवाइड किया गया। अभी एक एक करके हम इन सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इनको डिटेल में देखेंगे। एंड एक बड़ी समस्या स्टूडेंट के सामने क्या आती है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये ना याद नहीं होता। ये सारे के सारे क्या है, फाइलम्स है। फाइलम पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथस, एस्किहेल्मिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, सब याद ही नहीं होते। तो लेक्चर के एंड में मुझे बताना, आपको मैं ट्रिक बताऊंगा बड़ी प्यारी सी, एक प्यारी सी ट्रिक बताएंगे। उस ट्रिक को याद रखना, आपको सारे के सारे जो फाइलम्स के नेम है वो अच्छे तरीके से याद देंगे। तो ये बच्चे फाइलम्स के नेम हमें आने चाहिए, ठीक है। बाकी दूसरी बात, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली एनिमल किंगडम में बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बढ़ेगा एंड सारे के सारे नेम्स आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यहाँ पे जिनके बेसिस पे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया है, क्लासिफिकेशन की गई है फाइलम्स के अंदर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर्स है यहाँ पे, सिलोम है जिसको बॉडी कैविटी बोलते हैं, सिमेट्री है यहाँ पे, नोटोकोड है एंड एक कैरेक्टर है यहाँ पे सेगमेंटेशन। इसमें जो सेगमेंटेशन वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहेगा इसको हम बाद में पढ़ेंगे जब हम फाइलम्स को पढ़ेंगे। बाकी सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है उसको हम साथ साथ में पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं। डर तो नहीं लग रहा एनिमल किंगडम के लिए? विश्वास करना, मजा आएगा आपको, है ना। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर की। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज है? बहुत सिंपल सी बात है, देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का मतलब है मिलके काम करना। एक मिनट, यहां पे ऑर्गेनाइजेशन वर्ड है। जैसे होता है ना, कभी कोई फंक्शन होता है तो कोई ना कोई पर्सन एक फंक्शन को ऑर्गेनाइज करता है, तो ऑर्गेनाइज करेगा तो हर चीज पैटर्न में होती है। ऐसे ही जिस टाइम पे लाइफ इवॉल्व हो रही थी तो सबसे पहले सेल बना, फिर सबसे पहले सेल्स बने। सबसे पहले क्या बने? सेल्स बने। सबसे पहला वाला जो ऑर्गेनिज्म था वो यूनिसेलुलर था, एक सेल से बना। फिर सेल्स इकट्ठा हुए तो जो ऑर्गेनिज्म बना उसको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म बना? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, फिर बना एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन सारे के सारे सेल्स अपना अपना काम खुद कर रहे थे। उसके बाद थोड़ा सा और सिस्टम इवॉल्व हुआ। अब क्या थे, अब कुछ सेल्स ने ग्रुप बनाया कि देखो भाई ऐसा है, हम ना सारे के सारे सेल्स मिलके बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे, हम ना सारे के सारे सेल्स मिलके फूड को डाइजेस्ट करेंगे। कुछ ग्रुप ऑफ सेल ने बोला कि हम मूवमेंट में रोल प्ले करेंगे। तो जब एक जैसे सेल का ग्रुप होता है, वो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करता है, तो इस ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर आपको टिश्यूज देखने को मिलते हैं, हम बोलेंगे कि वहां पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। थर्ड बात, अब क्या हुआ कि कुछ टिश्यूज जो थे वो मिले और उन्होंने ऑर्गन्स की फॉर्मेशन कर दी। जैसे अगर आप अपने स्टमक को देखोगे तो स्टमक के अंदर क्या है? टिश्यू है। कौन कौन से टिश्यू है? एनिमल्स की बात करूं तो एपिथेलियल टिश्यू है, इसके अलावा मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है ना, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये 4 तरह के टिश्यू मिले, उन्होंने बोला कि देखो भाई हम ऐसे चैम्बर की फॉर्मेशन करेंगे जो डाइजेशन में रोल प्ले करेगा। ऐसे ही इंटेस्टाइन भी एक ऑर्गन बन गई, लीवर भी एक ऑर्गन बन गया, पेनक्रियास भी एक ऑर्गन बन गया, तो ऑर्गन्स बन चुके हैं। तो इस लेवल को हम बोलेंगे कि अब किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन बन चुके हैं, तो हम उस लेवल को बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद क्या हुआ कि जो ऑर्गन सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जो ऑर्गन जिनका जो रोल था वो फूड को डाइजेस्ट करने में था, एब्जॉर्ब करने में था, उन्होंने मिलकर एक सिस्टम बना दिया कि देखो भाई लीवर आया, हमारा पेनक्रियास आया, लार्ज इंटेस्टाइन आई, स्मॉल इंटेस्टाइन आई, स्टमक आया, इसोफेगस आई। तो इन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, हम मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, हम सारे लोग मिलकर फूड खाएंगे, हम सारे लोग मिलकर फूड को डाइजेस्ट करेंगे। अब बन गया डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे ही लंग्स थे, रिब्स थी, डायफ्राम था,
ये मिले, इन्होंने बोला कि देखो हम बनाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। किडनीज थी, यूरिनरी ब्लैडर था, यूरेटर था, इन्होंने बोला कि देखो भाई ऐसा हम बनाएंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इस तरीके से अब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या डेवलप हो चुका है, ऑर्गन सिस्टम बन चुके हैं, है ना। तो अब देखो सेल्स होगा, सेल से टिश्यू लेवल आता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड वो ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना देगा, ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो अब क्या होता है, इसी चीज के बेसिस पे कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन वो सेल्स अपना अपना काम खुद करते हैं। तो हम बोलते हैं कि उनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी है, वो बहुत सिंपल वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बोलेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यहां पे जो सबसे पहली एग्जांपल आती है, यहां पे फाइलम एक ही है बस, और वो है फाइलम पोरीफेरा। सिर्फ एक ही फाइलम है, एनिमल किंगडम के अंदर 11 फाइलम्स है, उनमें से सिर्फ एक ऐसी फाइलम है, फाइलम पोरीफेरा, जिसके अंदर आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। हर सेल अपना अपना काम खुद करेगा। उसके बाद थोड़ा सा और एडवांस लेवल होता है, अब आता है, अब कुछ सेल्स मिलकर टिश्यूज की फॉर्मेशन करते हैं, हम बोलेंगे अब आ गया टिश्यू लेवल, आ गया जी लेवल, अब आ गया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पे क्या बन चुके हैं, यहां पे जो टिश्यूज हैं वो बन चुके हैं, और इसकी एग्जांपल है हमारी फाइलम सिलेंट्रेटा एंड फाइलम टीनोफोरा। धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा सारा कुछ। थर्ड लेवल की बात करते हैं। अब क्या हुआ, अब जो टिश्यूज थे इन्होंने मिलकर ऑर्गन्स बना दिया, वही हम ऑर्गन बनाएंगे। अब होगा हमारा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यहां पे जो एग्जांपल आती है वो आती है, एक ही फाइलम है ऐसी, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थस। एक ही फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थस, जिसके अंदर आपको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक लास्ट कैटेगरी यहां पे क्या देखने को मिलती है, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर एग्जांपल जो आती है वो आती है हमारी यहां पे फाइलम एसके हेलमिन्थिस से लेके फाइलम कोडेटा। इन सभी फाइलम्स के अंदर आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, सभी के अंदर आपको ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। तो पॉइंट क्लियर हुआ, है ना। तो इसका मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारे एनिमल किंगडम होता है, जो हमारी फाइलम्स है, उसको हम डिवाइड करते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक कैटेगरी, देन दूसरी होगी हमारी टिश्यू लेवल ऑफ, ये सेलुलर लेवल होगी एक, टिश्यू लेवल होगी दो, फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तीन, एंड देन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इनके अंदर सिर्फ सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, इनके अंदर जो है वो टिश्यूज बन चुके हैं, यहाँ पे ऑर्गन्स बन चुके हैं, एंड यहाँ पे क्या बन चुका है, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम बन चुका है। ओके, एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे एनिमल किंगडम में, वैसे वैसे क्या होता चलेगा, एनिमल एडवांस होते चलेंगे। और यहाँ पे सबसे एडवांस कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे एडवांस है हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अगले कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, जर्म लेयर्स। देखो नाम बड़ा प्यारा है इसका, जर्म लेयर। तो देखो जर्म लेयर्स ऐसी लेयर्स होती हैं जिनसे हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स बनते हैं। ध्यान से सुनो, देखो फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद ना 3 लेयर्स बनती हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 लेयर्स बनती हैं। नाम सुना होगा आपने, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो यहाँ पे तीनों लेयर्स का नाम लिख रहा हूं मैं। 3 लेयर कौन कौन सी होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एक मिनट, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड, देखो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे जिनके अंदर सिर्फ 2 ही जर्म लेयर्स होती हैं।
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर आपको दो जर्म लेयर देखने को मिलती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर आपको दो ही जर्म लेयर देखने को मिलेंगे, ये हो गए हमारे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, इसको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। एंड एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहां पे एग्जांपल है यहां पे हमारी फाइलम पोरीफेरा से लेके फाइलम टीनोफोरा, ये सारे के सारे जो तीनों की तीनों फाइलम्स है बच्चे, इन तीनों फाइलम्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे, सिर्फ दो ही जर्म लेयर्स देखने को मिलती हैं। अब एग्जाम में एक स्टेटमेंट आती है, बड़ी प्यारी सी स्टेटमेंट आती है, दी मतलब किसी भी फाइलम के अंदर एक ऑर्गेनिज्म का नाम बोल देंगे या स्पॉन्जेस बोल देंगे, जैसे फाइलम पोरीफेरा के अंदर स्पॉन्जेस होते हैं। स्पॉन्जेस आर मेड अप ऑफ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। स्पॉन्जेस के अंदर दो ही लेयर्स होती हैं, एक होती है एक्टोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एक तीसरी लेयर और होती है, वो होती है हमारी मीजोडर्म। तीसरी लेयर और कौन सी रहेगी? दैट इज मीजोडर्म। तो यहां लिखते हैं नीचे हम, थर्ड लेयर यहां पे क्या रहेगी? मीजोडर्म। मीजोडर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर तीनों लेयर्स होती हैं, जिनके अंदर एक्टोडर्म भी है, जिनके अंदर एंडोडर्म भी है, जिनके पास मीजोडर्म भी है, जिनके पास तीनों लेयर्स है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोल देंगे क्या? ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोल देंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। और यहां पे एग्जांपल की बात कीजिए, यहां पे क्या एग्जांपल है कि बच्चे, यहां पे फर्स्ट ऐसी फाइलम जिसके पास तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, वो होती है प्लेटीहेल्मिन्थस। तो पहली फाइलम यहां पे आएगी प्लेटीहेल्मिन्थस से लेके फाइलम कोडेटा। फाइलम कोडेटा, तो ये सारी की सारी फाइलम जो है, इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगी? तीनों जर्म लेयर देखने को मिलेगी। तो यहां पे ये होगी हमारी एग्जांपल। ठीक है जी। एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो जर्म लेयर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं? एनिमल किंगडम को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप को हमने डिप्लोब्लास्टिक बोला, जहां पे दो ही जर्म लेयर देखने को मिलेंगी, एंड दूसरे ग्रुप को हमने बोला ट्रिप्लोब्लास्टिक, जहां पे तीन लेयर्स देखने को मिलेंगी। दोनों में क्या डिफरेंस है? ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर जो हमारी मीजोडर्म होती है, वो नई लेयर बनती है। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे और खत्म होता है। चलिए, अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, एंड दैट इज सीलोम, बॉडी कैविटी। अब देखो, सीलोम की पहले डेफिनेशन समझो। सीलोम का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? कैविटी, बॉडी कैविटी। लेकिन ये कोई आम कैविटी नहीं है, ये थोड़ी सी खास कैविटी है ना। तो यहां पे लिखता हूं, ये क्या होती है? एक बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी सराउंडेड बाय मीजोडर्म। मतलब ऐसी बॉडी की कैविटी, बॉडी के अंदर ऐसी खाली जगह, ऐसी कैविटी जिसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट हो? मीजोडर्म प्रेजेंट हो, उसी कैविटी को क्या बोला जाएगा? सीलोम बोला जाएगा, है ना। तो सीलोम होने के लिए शर्त क्या है? सीलोम होने के लिए शर्त एक है कि भाई ऑर्गेनिज्म के पास ये मीजोडर्म तो होनी चाहिए। अगर ये मीजोडर्म नहीं होगी तो सीलोम तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। जैसे फाइलम पोरीफेरा है, डिप्लोब्लास्टिक है, उसके बाद दो ही जर्म लेयर है, एक एंडोडर्म है, एक एक्टोडर्म है। अगर वहां पे अंदर बॉडी के अंदर कोई खाली जगह होगी भी, तो क्या उसको सीलोम ने चारों तरफ से कवर, क्या उसको मीजोडर्म ने चारों तरफ से कवर किया? नहीं किया। तो क्या हम उसको सीलोम बोलेंगे? नहीं बोल सकते। ठीक है। तो सीलोम एक ऐसी बॉडी कैविटी होती है जो चारों तरफ से मीजोडर्म के द्वारा कवर होती है ना। अब इसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म तीन तरह के होते हैं। अब इस चीज को ध्यान से समझना, सीलोम के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म तीन तरह के होते हैं। हम बताते हैं, सबसे पहले ये होगी हमारी, तीन तरह के ऑर्गेनिज्म कौन से रहेंगे बताना मुझे आप। ये होगी हमारी एंडोडर्म, ये होगी हमारी एंडोडर्म, एंड ये होगी हमारी यहां पे भी एंडोडर्म। तो बहुत ध्यान से देखना चीजों को। और एंडोडर्म के बाहर है हमारी एक लेयर, दैट इज एक्टोडर्म। तो ये रेड कलर में होगी एक्टोडर्म, ये यहां पे भी होगी एक्टोडर्म, ये यहां पे भी होगी एक्टोडर्म। तो यहां मेंशन कर देता हूं बच्चे, जो ब्लैक कलर है बच्चे,
ब्लैक कलर ये है एक्टोडर्म के लिए, एंड जो रेड कलर रहेगा बच्चे ये रहेगा हमारा एंडोडर्म के लिए, एंड ब्लू कलर जो है हमारा रहेगा मेसोडर्म के लिए। ठीक है, अब ब्लू कलर को बना रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, देखते चले आओ। एक केस ये, एक केस ये रहा। ये थोड़ा सा टेढ़ा बना है, इसको समझना, ठीक है। चलिए बढ़िया, देखो तीन तरह के ऑर्गेनिज्म को देखो, ये ऑर्गेनिज्म ए वाला, ये है बी वाला, एंड ये है सी वाला। सबसे पहले हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ए वाले की। अब ए वाले को ध्यान से देखो, यहाँ पे दो ही जर्म लेयर्स हैं, एक है अंदर है एंडोडर्म, बाहर है एक्टोडर्म। तो क्या यहाँ पे सीलोम प्रेजेंट होगा? होगा? नहीं होगा ना। जिसके पास मेसोडर्म ही नहीं है उसके पास सीलोम हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे, ये हो गया, इसका नाम दिया हमने एसिलोमेट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास नो सीलोम, जिनके पास सीलोम होता है नो सीलोम, उन ऑर्गेनिज्म को हमने क्या बोल दिया? एसिलोमेट की कैटेगरी में डाल दिया। तो सीलोम के बेसिस पे एक कैटेगरी होगी हमारी एसिलोमेट। एंड यहां पे एग्जांपल है बच्चे, एग्जांपल पता आपको, एग्जांपल पता है, क्योंकि जहां पे मेसोडर्म है ही नहीं वहां पे सीलोम करेगा तो क्या। तो यहां पे एग्जांपल तीन आती हैं, एक आती है फाइलम पोरीफेरा, फिर आएगी फाइलम सिलेंट्रेटा, फिर आएगी फाइलम टीनोफोरा, एंड यहां पे एक फाइलम और होती है प्लेटीहेल्मिन्थिस। यहां पे कौन सी फाइलम है? प्लेटीहेल्मिन्थिस। अब आप मुझसे शिकायत कर सकते हो कि सर प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर तो अभी अभी आपने बोला था तीनों जर्म लेयर्स होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन बच्चे स्टेप बाय स्टेप होता है, धीरे धीरे होता है। इवोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप होता है, धीरे धीरे होता है। सबसे पहले भगवान ने देखा यार भी देखो दो ही जर्म लेयर्स हैं, कोई बॉडी कैविटी नहीं है, तो एक काम करो तीसरी जर्म लेयर को ऐड करो। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर पहली बार तीसरी जर्म लेयर आई, मेसोडर्म आई, लेकिन अभी तक वहां पे कैविटी नहीं बनी। इसके अगली वाली जो फाइलम रहेगी, कौन सी फाइलम? एस्केहेल्मिन्थिस। अब एस्केहेल्मिन्थिस के अंदर पहली बार क्या होगा? सीलोम बनेगा। अब इस चीज को देखो, देखो मैं यहां पे मैंने इस पॉइंट या इस पॉइंट को देखो, अगर मैं इस पॉइंट के यहां आऊंगा तो क्या मेसोडर्म है? यहां आऊंगा मेसोडर्म है, यहां आऊंगा मेसोडर्म है। मतलब अगर मैं अंदर खड़ा हो गया यहां पे और जहां पे भी चला जाऊं मुझे चारों तरफ क्या नजर आएगा? मेसोडर्म नजर आएगी। अगर मुझे चारों तरफ मेसोडर्म नजर आएगी तो मैं बोलूंगा ये भी सीलोम है, ये भी सीलोम है, ये भी सीलोम है, ये भी सीलोम है। एग्री और नॉट एग्री? सीलोम होने की शर्त क्या है? द कैविटी विच इज सराउंडेड बाय मेसोडर्म। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो ये मेसोडर्म चारों तरफ से इस कैविटी को कवर किया हुआ मेसोडर्म ने। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, आप यहां पे इस साइड जाओगे, आप बोलोगे सर मेसोडर्म है, ये सीलोम है। आप इस साइड आओगे, सर मेसोडर्म है, ये सीलोम है। लेकिन जब आप इस तरफ जाओगे आप बोलोगे नहीं नहीं सर ये तो एक्टोडर्म है, मेसोडर्म ये एक्टोडर्म है, मेसोडर्म नहीं है। इसका मतलब ये जगह कैविटी नहीं है, सीलोम नहीं है। आप इस तरफ आओगे, आप बोलोगे नहीं नहीं सर देखो अब तो हमने एंडोडर्म को देख लिया, इसका मतलब जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं ये पॉइंट सीलोम नहीं हो सकता। तो किसी अगर आप यहां खड़े होगे तो आपको लगेगा सीलोम है, यहां रहोगे तो पता लगेगा सीलोम नहीं है। तो कहीं कहीं पे तो लग रहा है कि सीलोम है, कहीं कहीं पे लग रहा है सीलोम नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं सूडो सीलोम, झूठा सीलोम। ये क्या यहाँ पे क्या रहेगा? फॉल्स। यहां पे हम बोलेंगे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? फॉल्स सीलोम प्रेजेंट है। और अब हम इसको इस कैटेगरी को नाम दे देंगे सूडोसीलोमेट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फॉल्स सीलोम प्रेजेंट, उनको हम बोलेंगे सीडोसिलोमेट, उनको बोल देंगे सीडोसिलोमेट। और बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही फाइलम है जिसके अंदर सूडोसिलोम पाया जाता है और दैट इज एस्केहेल्मिन्थिस। एस्केहेल्मिन्थिस एक ही ऐसी फाइलम है जिसके अंदर सूडोसिलोम पाया जाएगा। इससे पहले वाली सारी फाइलम में सीलोम होगा नहीं, एंड इसके बाद वाली सारी फाइलम में सीलोम देखने को मिलेगा। बढ़िया। अब थर्ड वाले ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। यहां देखो, इस पॉइंट को देखो, सीलोम सब तरफ क्या है? मेसोडर्म है। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, मैक्सिमम आप जहां पे भी देखोगे आपको सब तरफ क्या देखने को मिलेगा? मेसोडर्म देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये जो कैविटी है ये सराउंडेड बाय मेसोडर्म है,
तो ये हो गया हमारा ट्रू सिलोम, तो ये हो गया हमारा दिस इज ट्रू सिलोम। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, ट्रू सिलोम, ट्रू सिलोम। और ट्रू सिलोम जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रू सिलोम होता है उनको हम बोलते हैं सिलोमेट, उनको क्या बोलेंगे, सिलोमेट। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हुआ। तो क्या पता चलता है हमें पता चलता है कैटेगरीज के बारे में। ठीक है जी, ए सिलोमेट्स जिनके पास सिलोम नहीं होता, सूडो सिलोमेट्स जिनके पास फॉल्स सिलोम होता है, एंड सिलोमेट्स जिनके पास ट्रू सिलोम होता है। एंड यहां पे एग्जांपल आती है हमारी फाइलम एनेलिडा, यहां पे एग्जांपल जो रहेगी एनेलिडा फाइलम, यहां से लेके जो हमारा कोडेटा है, एनेलिडा से लेके हमारा जो कोडेटा है, सभी के पास क्या होगा, ट्रू सिलोम, कोडेटा। ठीक है, अब यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके पूछा गया है कि ट्रू सिलोम पहली बार कहां पे अपीयर होता है। तो पहली बार बच्चे एनेलिडा के अंदर आता है, पहली बार कहां पे देखने को मिलेगा, एनेलिडा के अंदर। ध्यान रखना, पहली बार एनेलिडा के अंदर आएगा। ठीक है, और एनेलिडा के अंदर भी आजकल जो एग्जाम में क्या पूछते हैं, आजकल आपको ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं फाइलम की जगह पे। तो एनेलिडा में हमारे अर्थवर्म आता है ना, लीच आती है, तो इन दोनों का नाम आपने बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं। सिलोम हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सिलोम के बेसिस पे तीन तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, ए सिलोमेट्स, सूडो सिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या चीज है, देखो सिमेट्री पता क्या होता है, सिमेट्री होता है एक ऐसा प्लेन जिस प्लेन से अगर ऑर्गेनिज्म को कट किया जाए तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ध्यान से फिर से सुनो मेरी बात, सिमेट्री क्या होता है, एक ऐसा प्लेन जिस प्लेन से किसी भी ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल पार्ट्स में क्या किया जा सके, डिवाइड किया जा सके, है ना। सो द प्लेन बाय विच, यहां लिखते हैं द प्लेन बाय विच एन organism is divided into two equal या फिर सिमेट्रिक पार्ट्स। ऐसे प्लेन को हम क्या बोल देंगे, ऐसे प्लेन को हम बोल देंगे, वेरी गुड, क्या बोल देंगे, ऐसे प्लेन को बोल देंगे ये है सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्रिक प्लेन। अब एक शर्त है इस प्लेन की, इस प्लेन की एक शर्त देख लो, ये प्लेन पता कौन सा है, ये प्लेन ऑलवेज पास फ्रॉम द सेंटर, ऑलवेज पास फ्रॉम द सेंटर। चलो ऐसे नहीं, हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे हमारे पास एक बॉल है, इस तरीके से राउंड शेप है, ये हमारे पास एक राउंड शेप है, देखो ध्यान से, ये एक राउंड शेप है, इस राउंड शेप का ये रहा सेंटर, इसका सेंटर ये रहा, ये इसका सेंटर है। देखो मैंने क्या किया, मैंने इस बॉल को क्या किया, कट लगाया, यहां पे मैंने ऐसे कट लगाया। तो देखो यहां पे जो मैंने कट लगाया ना, ये प्लेन ऑफ कट जो है, देखो ध्यान से, क्या ये सेंटर से, सेंटर इसका ये रहा, क्या ये सेंटर से पास हो रहा है, नहीं पास हो रहा है, तो इसको मैं प्लेन नहीं बोल सकता, इसको मैं सिमेट्री वाला प्लेन कभी नहीं बोल सकता। तो प्लेन हम उसी को बोलेंगे जो कहां से पास करे, जो सेंटर से पास करे। पॉइंट क्लियर हुआ, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कहां गया रे, तो देखो ध्यान से, तो यहां पे एक प्लेन मैं और बना रहा हूं। जैसे अगर मैं बात करूं इस प्लेन की, तो क्या अभी मैंने जो प्लेन चूज किया कट करने के लिए, क्या ये एक, इसको हम प्लेन मान सकते हैं, बिल्कुल, ये इसको हम बिल्कुल प्लेन मान सकते हैं। तो सेंटर से पास होना चाहिए। अब इसी के बेसिस पे, सिमेट्री के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी तीन तरह के होते हैं। वो भी कितने तरह के रहेंगे, तीन तरह के। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है ए, मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है ये वाला, ये एक, ये ऐसी, मैंने ऐसी बना दिया कुछ भी, ये एक ऑर्गेनिज्म है ये वाला, और इसका ये रहा सेंटर। अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म को, बताना मुझे हाँ या ना करके बताना, सब सुन रहा हूं आपकी बात, अगर मैं इसको इस तरीके से दो पार्ट्स में कट करूं, तो क्या ये टू इक्वल पार्ट्स में कट हुआ? नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसका कोई प्लेन ही नहीं है, इसकी कोई शेप ही नहीं है। अगर मैं ऐसे कट करूं तब भी नहीं हो सकता, अगर मैं ऐसे कट करूं तब भी नहीं हो सकता,
अगर मैं ऐसे कट करूं तब भी ये टू इक्वल पार्ट्स में कभी भी कट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इस ऑर्गेनिज्म की कोई भी सिमेट्री नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा कोई भी प्लेन नहीं मिल रहा जिस प्लेन से हम इस ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल पार्ट्स में कर पाए। तो हम बोलेंगे कि इस ऑर्गेनिज्म की कोई सिमेट्री नहीं है, नो सिमेट्री। तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती हम उनको बोलते हैं दे आर ए सिमेट्रिक एनिमल्स। इसको हम किस कैटेगरी में रख देंगे, हमारी यहां पे फर्स्ट कैटेगरी आती है एसिमेट्रिक एनिमल्स। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी, अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म है, अगर इस ऑर्गेनिज्म को, ये इसका प्लेन हो गया, अगर इस ऑर्गेनिज्म को मैं यहां से कट करने की कोशिश करूं, यस और नो बताना। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि हम तो वीडियो देख रहे हैं, सर को तो पता नहीं चलेगा, सब पता चल रहा है मुझे, ठीक है। चलिए, तो अब बताओ क्या ये ऑर्गेनिज्म टू इक्वल पार्ट्स में कट होगा? आप बोलोगे सर यस होगा, तो इसका मतलब ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं प्लेन एक कट यहां से लगाऊं, ऐसे यहां से लगाऊं, तो बताओ अब ऑर्गेनिज्म टू इक्वल पार्ट में कट होगा? हाँ जी सर बिल्कुल होगा। अच्छा अब बताओ अगर मैं ऐसे कट लगाऊं तो अब होगा? सर अब भी होना चाहिए, अब भी होगा, तो बिल्कुल होगा। इसका मतलब इसका मतलब इस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे प्लेन ऐसे प्रेजेंट है जिनसे इस ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल पार्ट में कट किया जा सकता है। तो ऐसी सिमेट्री, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो प्लेन ऑफ कट होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं कि इनके अंदर होती है रेडियल सिमेट्री। हम बोलेंगे यहां पे सिमेट्री है और ऐसी सिमेट्री को हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। ठीक है जी, रेडियल सिमेट्री। और इसमें एक स्पेशल केस आता है रेडियल सिमेट्री में, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास 5 प्लेन ऑफ कट है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास 5 प्लेन ऑफ कट है, तो उसको बोलेंगे उसके पास है पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। ठीक है जी, एग्जांपल हमारी रहेगी, एग्जांपल नहीं छोड़नी, यहां पे एग्जांपल है बच्चे, एक ही फाइलम है यहां पे, दैट इज फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनकी कोई सिमेट्री नहीं होती। उसके बाद जो रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। रेडियल सिमेट्री में आते हैं हमारी फाइलम, एग्जांपल की बात करें तो यहां पे फाइलम सिलेंट्रेटा से लेके सिलेंट्रेटा एंड फाइलम टीनोफोरा, टीनोफोरा। ओके, एक यहां पे एक इंपॉर्टेंट केस और भी है, उसके बारे में बात करेंगे। अडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा। देखो जो इकाइनोडर्मेटा का अडल्ट होता है, जैसे यहां पे एग्जांपल लूंगा मैं स्टारफिश की, तो स्टारफिश के अंदर 5 प्लेन होते हैं जिससे स्टारफिश को 2 इक्वल पार्ट में कट किया जा सकता है। तो इनके अंदर कौन सी सिमेट्री होती है, मतलब इनके अंदर नहीं बोलूंगा, ये सिमेट्री किसके अंदर होती है, ये सिमेट्री होती है किसके अंदर, स्टारफिश के अंदर, स्टारफिश के अंदर। और स्टारफिश क्या है, एक इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम सिमेट्री को देखते हैं। अब एक ऑर्गेनिज्म मैं और बना रहा हूं यहां पे, बताना मुझे ये ऑर्गेनिज्म कौन है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म और बना रहा हूं यहां पे, चलो बताओ, ह्यूमन है ना। देखो अगर मैं इस ह्यूमन को, अब मुझे आंसर करना आप, अगर मैं इस ह्यूमन को ऐसे कट करूं तो क्या ये ह्यूमन 2 इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगा? नहीं होगा। दोनों आंखें तो ऊपर रहेगी, दोनों हाथ तो ऊपर रहेंगे, सॉरी, है ना। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो अब होगा? अब भी नहीं होगा। ऐसे कट करूं तो अब होगा? अब भी नहीं होगा। ऐसे कट करूं अब भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसी ऑर्गेनिज्म को, इसी ह्यूमन को कुछ इस डायरेक्शन में कट करता हूं, ऐसे कट करता हूं, तो क्या अब ये 2 इक्वल पार्ट में कट होगा? बिल्कुल होगा सर, यहां पे तो होना चाहिए। अगर मुझे यहां से ऐसे डाइसेक्ट किया, ऐसे कट किया जाए तो मेरी बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, है ना।
इसके अलावा कोई और ऐसा प्लेन जिससे मेरी बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सके, कोई भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन है जिससे इस वाले ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल पार्ट में कट किया जा सकता है। तो ऐसी मतलब ओनली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऐसी सिमेट्री को बोलेंगे, इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये हमारी कौन सी सिमेट्री होगी, हम बोलेंगे ये होगी हमारी बाइलेटरल सिमेट्री, है ना, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन होता है जिससे ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल पार्ट में कट किया जाए, ऐसी सिमेट्री को हम बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है जी। और ये बाइलेटरल सिमेट्री कहां होती है, ये बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है हमें, स्टार्टिंग इसकी होती है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से, है ना, यहां लिखता हूं साइड में, यहां लिख देते हैं कहां पे प्रेजेंट होती है। एग्जांपल यहां ये स्टार्ट होगी प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके फाइलम कोडेटा तक, और यहां पे बीच में स्टार लगा के लिख लो इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के पास कौन सी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, अभी हमने किया। इकाइनोडर्मेटा के पास कौन सी सिमेट्री रहेगी, यहाँ पे रेडियल सिमेट्री रहेगी, एक्सेप्शन है। बाकी जब हम इकाइनोडर्मेटा को करेंगे तो हमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी। और याद रखना एनिमल किंगडम में जो भी एक्सेप्शनल केस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने सिमेट्री के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म थे उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी में रखे ऐसे एनिमल जिनके पास कोई सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म हो गए। फिर जिनके पास एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हमने उनको बोल दिया रेडियल सिमेट्री है। और जिनके पास एक ही सिमेट्री है उनको हमने बोल दिया बाइलेटरल सिमेट्री बोल दिया। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करते हैं, नोटोकोड। देखो नोटोकोड बड़ा सिंपल सा फीचर है। नोटोकोड के बेसिस पे हम एनिमल किंगडम को 2 फाइलम्स में डिवाइड करते हैं, जिनके पास नोटोकोड है, जिनके पास नोटोकोड नहीं है ना। तो देखो जिनके पास नोटोकोड नहीं है, एब्सेंट, इस ग्रुप को हम बोल देंगे नॉन कोडेटा। और जहां पे नोटोकोड प्रेजेंट होती है इसको हम बोलते हैं कोडेड्स, है ना। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जहां पे नोटोकोड नहीं होती उनको बोलेंगे नॉन कोडेड्स बोल देंगे, नॉन कोडेड्स। और जहां पे कोडेड होगी वो मतलब उनको हम कोडेड्स बोल देंगे, है ना। अब एक ही फाइलम ऐसी है, ओनली वन फाइलम, ओनली वन फाइलम, और उसका नाम क्या है, फाइलम कोडेटा, जिसके पास नोटोकोड प्रेजेंट होती है ना। तो इनके पास नोटोकोड रहेगी, क्या रहेगी, प्रेजेंट होगी। और इनके पास नोटोकोड क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। एंड यहाँ पे जो एग्जांपल है, जो फाइलम है, फाइलम पोरीफेरा से लेके हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा, इन सारी की सारी फाइलम्स को हम बोल देते हैं नॉन कोडेड्स बोल देते हैं। ठीक है जी, समझे बात को। चलिए बढ़िया। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है सेगमेंटेशन। देखो सेगमेंटेशन को जब हम हर फाइलम को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताता हूं। क्या होता है ना, बॉडी के अंदर सेगमेंट्स डिवाइड करते हैं, तो ट्रू सेगमेंटेशन जो होती है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन था। ट्रू सेगमेंटेशन ऐसा बोला जाता है कि 2 ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रू भी होती है, रिपीटेड होती है, उसको बोलते हैं जो आर्थ्रोपोड है एंड एनिलिडा, इनके अंदर हमें ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब है जहां पे सेगमेंट्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद की जो फाइलम्स होती है वहां पे क्या होता है, इसके बाद की जो फाइलम्स होती है वहां पे जो सेगमेंट्स होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं, एक बड़ा सेगमेंट बनाते हैं जिसको टेग्मा बोल देते हैं। तो जब फाइलम्स को देखेंगे तब बात करेंगे। इसके अलावा जो ट्रू सेगमेंटेशन होती है, इसका मीनिंग समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि बॉडी जो है वो डिवाइडेड जो है, बॉडी डिवाइडेड एक्सटर्नली एंड इंटरनली। मतलब जो आपको बॉडी का सेगमेंट नजर आ रहा है ना, बाहर से अंदर से भी बॉडी डिवाइडेड है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जहां पे जो बॉडी होती है वो एक्सटर्नली तो डिवाइड होती है,
बट नॉट इंटरनली। और ये देखने को मिलता है हमें टेप वर्म के अंदर। और ऐसी सेगमेंटेशन को हम बोलते हैं सूडो सेगमेंटेशन। ऐसी सेगमेंटेशन बोलेंगे सूडो सेगमेंटेशन, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन है इसके ऊपर। तो सूडो सेगमेंटेशन हमें कहां देखने को मिलती है? हमें ये जो टेप वर्म है उनके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हुआ? तो क्या क्या कौन कौन से हमने कैरेक्टर्स पढ़ लिए? हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स पढ़े। चलिए, तो हमने सारे कैरेक्टर्स पढ़ लिए। हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखा, इसके बेसिस पे सेलुलर लेवल देखने को मिलता है, ठीक है, टिश्यू लेवल देखने को मिलेगा, ऑर्गन लेवल देखने को मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलेगा। जब लेयर के 2 प्रेजेंट है तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, 3 प्रेजेंट है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। सिलोम की बात करेंगे तो जिनके पास मेसोडर्म है, सिलोम पहली बात तो उनके पास होता है। लेकिन ऐसी कौन सी फाइलम है जिसके पास मेसोडर्म भी है लेकिन सिलोम फिर भी नहीं है? आंसर इज प्लेटीहेल्मिन्थेस। ऐसी कौन सी फाइलम है जिसके पास मेसोडर्म तो है लेकिन ट्रू सिलोम नहीं है? सिलोम भी है लेकिन ट्रू नहीं है, एस्केहेल्मिन्थेस। ठीक है, सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्री क्या होता है? एक ऐसा प्लेन जिससे ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सके, है ना। जिनके पास कोई प्लेन नहीं होता उनको हम एसिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जिनके पास एक से ज्यादा प्लेन होते हैं रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। जिनके पास सिर्फ एक ही प्लेन होता है उनको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, एंड बाइलेटरल सिमेट्री की पहचान होती है जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर को हेड दिख जाएगा ना, हेड, उसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ध्यान रखना हमेशा। फिर आता है नोटोकोड, जिनके पास प्रेजेंट है कोडेट्स बोलेंगे, एक ही फाइलम है फाइलम कोडेटा। जिनके पास एब्सेंट है नॉन कोडेट्स बोलेंगे, फाइलम पोरीफेरा से लेके हेमिकोडेटा तक सब क्या है? नॉन कोडेट्स हैं। फिर आता है सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात थी ट्रिक की कि सर हम याद कैसे करेंगे इन फाइलम्स को? तो एक ट्रिक है, शॉर्टकट है, ध्यान से लिखो। यह है पोको चाय पीने, पोको चाय पीने आ मैं हूं चल। क्या बोलना है आपने बोलना है पोको चाय पीने आ मैं हूं चल। यहाँ पे पोको में पीओ का मतलब है फाइलम पोरीफेरा, सीयू का मतलब है सिलेंट्रेटा, चाय में सी का मतलब है टीनोफोरा, पीने में पी का मतलब है प्लेटीहेल्मिन्थेस, ए में 3 ए है एडेलिडा, सॉरी एस्केहेल्मिन्थेस, एडेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एम का मतलब है मोलस्का, ई का मतलब है इकानोडर्मेटा, एच का मतलब है हेमिकोडेटा, सीएचएल, सीएच का मतलब है कोडेटा। तो इस तरीके से आप फाइलम्स को भी याद कर सकते हैं। 2-3 बार लिख के देखो, ठीक है। क्या बोलना है आपने बोलना है पोको चाय पीने आ मैं हूं चल, है ना। तो चलिए, इसके साथ हम आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी और लेक्चर को फिर से रिवाइज करना। कल जब आओगे तो चीजों को मैं बहुत सारी चीजों को पूछने वाला हूं आपसे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के आना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। ऑर्गेनिज्म की वैरायटी एंड एक साइंटिस्ट थे। अब आपने मुझे हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि सर तो वीडियो बना के चले गए और हमें तो सर को तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे सब पता है। तो आपने अपने मन में आंसर देना है और मैंने सुन लेना है और मैंने खुश हो जाना है, ठीक है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम क्या है? बहुत बढ़िया नाम है आर.एच. व्हिटेकर। तो उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया, 5 किंगडम में डिवाइड किया। किंगडम एनिमले के अंदर सारे एनिमल्स थे, फिर प्लांटी था, प्लांट्स वाला फंजाई था, किंगडम मोनेरा था जिसमें बैक्टीरिया आए थे, एंड किंगडम प्रोटिस्टा था। इसके अंदर सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे। तो हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एनिमल्स के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि एनिमल जो है वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। ये फूड को अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए जो है वो डिपेंड करते हैं। मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं ये सेसाइल होते हैं। जो एनिमल्स होते हैं इनके सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होती। तो ये कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एनिमल्स के अंदर देखे थे। अब अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो हमने कुछ क्लासिफिकेशन मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे थे। जैसे अगर मैं बात करूं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
तीन तरह की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखी थी। सेलुलर लेवल देखा था, टिश्यू लेवल देखा था, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल देखा था। जर्म लेयर्स के बारे में पढ़ा था। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर दो ही जर्म लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। ऐसे ही ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म देखे थे जिनके अंदर तीन जर्म लेयर्स होती हैं, एंड यहाँ पे थर्ड जर्म लेयर कौन सी ऐड होती है, मेसोडर्म। सीलोम के बारे में पढ़ा था कि ऐसी बॉडी की कैविटी जो चारों तरफ से मेसोडर्म से कवर है, और जिनके अंदर सीलोमिक कैविटी होगी, ट्रू सीलोम होगा, हम बोलेंगे वो सीलोमेट्स हैं। जिनके अंदर नहीं होगा वो एसीलोमेट्स हैं। लेकिन जिनके अंदर कहीं कहीं पे लगता है सीलोम है, कहीं कहीं पे लगता है नहीं है, सूडोसीलोम है, तो उनको हम बोलेंगे सूडोसीलोमेट। एग्जांपल एक ही थी, फाइलम एस्के हेलमिंथेस। सिमेट्री बहुत प्यारा सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अगर एक ही प्लेन है जिससे ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट में कट किया जा सकता है, बाइलेटरल सिमेट्री। अगर एक से ज्यादा प्लेन है, रेडियल सिमेट्री। कोई भी प्लेन नहीं है, एसिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म। नोटोकोड जहां पे प्रेजेंट रहेगी, कोडेट्स हैं जहां पे एब्सेंट है, नॉन कोडेट्स हैं। सेगमेंटेशन को हम आगे फाइलम्स के अंदर करेंगे। इसके बाद बड़ा ही प्यारा था, बच्चों की कंप्लेंट होती है, बच्चों की एक शिकायत होती है कि सर ये याद नहीं होता है ना, कि सर ये याद नहीं होता। तो इसको याद करने के लिए आपको एक निमोनिक्स बताया था, एक लाइन बताई थी, क्या था, पोको चाय पीने आ मैं हूं चल। तो रिवाइज करना। तो चलिए इन सब चीजों के साथ हम शुरू करने वाले हैं हमारी सबसे पहली फाइलम पोरीफेरा। अब नाम को देखो ध्यान से, नाम लिखा है पोरीफेरा, मतलब पोर। तो यहां पे पोरीफेरा के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, दे आर पोर बियरिंग एनिमल्स। अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो आपके सामने यहाँ पे पोरीफेरा का एक मेंबर नजर आ रहा है। इसकी बॉडी के ऊपर देखो छोटे छोटे आपको पोर्स नजर आ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर पोर बियरिंग एनिमल। इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स को कॉमनली हम स्पॉन्जेस बुलाते हैं। कॉमनली क्या बोलेंगे इसको, इनको हम स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं, है ना। अब ध्यान से सुनना। अब अगर आप देखोगे तो आपको दिखने में क्या लगेगा कि शायद कोई प्लांट है। तो जब फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स को पहले देखा जाता था, स्पॉन्जेस को जब पहले देखा जाता था, तो ऐसा माना जाता था कि ये जो स्पॉन्जेस होते हैं ये प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट ग्रांट, यहां लिखता है, इंपॉर्टेंट नाम है ये बच्चे, रॉबर्ट ग्रांट। इन्होंने फर्स्ट टाइम प्रूफ किया इस बात को कि जो ये मेंबर्स हैं दे आर एनिमल्स। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार किसने बताया था कि जो पोरीफेरा है, ये जो स्पॉन्जेस होते हैं, दे आर एनिमल्स। सो आंसर इज यहाँ पे रॉबर्ट ग्रांट। और जो इसको नाम था फाइलम पोरीफेरा, है ना, पोरीफेरा जो टर्म थी ये भी किसने दी थी, रॉबर्ट ग्रांट ने दी थी। इसके अलावा आपको मैं दो साइंटिस्ट का नाम यहां पे और बताऊंगा। उनका जो नाम है दैट इज मतलब शल्ज एंड मतलब बच्ची करके साइंटिस्ट का नाम है, यहां लिख देता हूं, शल्ज एंड बच्ची। ये दो जो साइंटिस्ट है ना, इन्होंने फाइलम पोरीफेरा के जो मेंबर थे, जो स्पॉन्जेस थे, इनके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया था जिसको बोले पैराजोआ ग्रुप, है ना। तो ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पैराजोआ ग्रुप में रखने वाले कौन से साइंटिस्ट थे। तो एक तो था शल्जी था, दूसरा यहाँ पे कौन था सॉरी बच्ची था। यहाँ पे पॉइंट क्लियर हुआ, आगे चला जाए, है ना। बच्ची, BATSCHI, एस भी आएगा बच्ची, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इनके बारे में। अगर हम स्पॉन्जेस की बात करते हैं, सो दे आर मेराइन एनिमल्स। दे आर मेराइन की बजाय मैं यहां पे लिखता हूं दे आर एक्वेटिक एनिमल। ये आपको हमेशा समुद्रों में देखने को मिलेंगे। एक्वेटिक में भी मोस्टली दे आर मेराइन। मेराइन का मतलब कि ये जो एनिमल्स आपको खारे पानी में देखने को मिलेंगे, समुद्रों के अंदर, ओशंस के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड सम, नॉट ऑल, सम फ्रेश वाटर, ठीक है।
तो मोस्टली कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं, एंड कुछ यहाँ पे क्या रहेंगे, फ्रेश वाटर रहेंगे। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है आजकल, अगर आपके एग्जाम को आपने एनालाइज किया हो ना, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टडी ऑफ स्नेक इज कॉल्ड डैश, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड डैश, स्टडी ऑफ ये कल्चर, जैसे हनी बी के कल्चर इज कॉल्ड डैश। तो ऐसे ही ऐसा भी आ सकता है स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस, स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस। तो ये होती है, इसको बोलते हैं पैरालॉजी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसके ऊपर आपके एग्जाम्स को देखना, लगभग हर बार आपको एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलें आगे, बहुत ही बढ़िया। अब आगे बात करते हैं स्पॉन्जेस के बारे में, और कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप स्पॉन्जेस की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखो, यहाँ पे मैं बात करता हूँ कुछ जनरल कैरेक्टर्स की। हम हर फाइलम के अंदर, जब भी हर फाइलम को स्टार्ट करेंगे, तो हर फाइलम के अंदर हम कुछ उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे, एंड फिर उसी फाइलम के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे। अब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसे फीचर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी फाइलम में पाए जाएंगे, इसके अलावा किसी भी और फाइलम में नहीं पाए जाएंगे। और जब भी हम किसी फाइलम के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं, ध्यान रखना एग्जामिनर का ध्यान फोकस उन्हीं यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे होता है। तो हमारी आंख एकदम ऐसे बाज जैसी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन कहां से पूछ सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर की। जैसे अगर मैं स्पॉन्जेस की बात करूं, है ना, सो दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। देखो टेक्निकली देखा जाए तो ये डिप्लोब्लास्टिक भी नहीं होते, लेकिन इन जनरली हम इनको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ही बोलते हैं। अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं तो इनकी कोई भी सिमेट्री नहीं होती, तो अब कोई भी सिमेट्री नहीं है तो ये हम बोलेंगे दे आर एसिमेट्रिक एनिमल्स। इसके अलावा अब देखो, जब इनके पास मीजोडर्म है ही नहीं, तो बताओ सिलोम होगा, नहीं होगा, तो ये कैसे देंगे, ए सिलोमेट्स, है ना, कैसे देंगे ये ए सिलोमेट्स। इसके अलावा अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूं, तो रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। तो यहां तक बात समझाई। देखो एसिलोमेट्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा एसिमेट्रिक है, इसके अलावा डिप्लोब्लास्टिक है, इसके अलावा बॉडी के जनरल सरफेस से ये रेस्पिरेशन करते हैं, एंड एक इंपॉर्टेंट फीचर यहां पे और दैट इज कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, मतलब जो लेबर है, जो काम है, वो सेल्स में बांटा हुआ है, यहाँ पे अभी तक टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं हुई है। तो ये इनके कुछ क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अब एक बार एक छोटा सा काम यहाँ पे हम और करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसकी जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल को स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बॉडी वॉल के ऊपर, आज का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्योंकि इनके अंदर हमें 2 लेयर्स देखने को मिलती हैं। ध्यान से सुना ये बात, एग्जाम का क्वेश्चन है। इनके अंदर हमें 2 लेयर्स देखने को मिलती है, एक आउटर लेयर देखने को मिलेगी, एक इनर लेयर देखने को मिलेगी। जो आउटर लेयर होती है बच्चे, उसको बोलते हैं पिनेकोडर्म, एंड जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं कोएनोडर्म। लिखता हूं मैं यहाँ पे, देखो 2 लेयर्स इनकी बॉडी में होती है, एक होती है आउटर लेयर, एक होती है इनर लेयर, इनर लेयर, आउटर लेयर। आउटर लेयर को बोलते हैं पिनेकोडर्म, इनर लेयर को बोलते हैं कोएनोडर्म, है ना, ये ध्यान रखना, पिनेकोडर्म, कोएनोडर्म। अब ये नाम इनके क्यों दिए गए, एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे मैं, उसके बाद हम इन चीजों को आगे समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मली बताया कि ये एक लेयर है, ये इस तरीके से एक लेयर है, कोई स्पॉन्ज है, सपोज करो कोई स्पॉन्ज है, ठीक है, ये स्पॉन्ज की लेयर, मैंने ऐसी ये डायग्राम मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, ये इस तरीके से, जो स्पॉन्जेस होते हैं ना बच्चे,
ये हमेशा जमीन के साथ जुड़े रहते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। तो हम ये भी बोलते हैं कि दे आर सिसाइल। सिसाइल का मतलब होता है जो मूव नहीं कर सकते, है ना। ओके फाइन, फंडा बड़ा प्यारा सा, समझते रहना। तो यहाँ पे एक बड़ा सारा होल होता है, इसके ऊपर अभी आता हूं मैं, इसके ऊपर अभी आता हूं। ये सारी की सारी, ये क्या है, सारी की सारी कैविटी है। अब ध्यान से सुनना, एक तो देखो, आप ध्यान से देखोगे, एक तो इनकी ये अंदर ये आपको इनर लेयर दिख रही है, ये वाली इनर लेयर, इस लेयर को बोलते हैं कोएनोडर्म, एंड ये आउटर लेयर है, इसको बोलेंगे पिनेकोडर्म। एक्चुअली में इन दोनों लेयर्स के बीच में, ध्यान से सुन लो मेरी बात, इन दोनों लेयर्स के बीच में एक जेली भरी होती है। इन दोनों लेयर्स के बीच में इस तरीके से जेली जैसा लिक्विड भरा होगा, ऐसे। इस जेली जैसे लिक्विड को बोलते हैं मीजोग्लोआ। एग्जाम का क्वेश्चन अगेन ये किसका क्वेश्चन आ गया, एग्जाम का क्वेश्चन। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में ये जो जेली टाइप मटेरियल होता है, दिस इज कॉल्ड मीजोग्लोआ। पेपर का क्वेश्चन। और ये मीजोग्लोआ जो होता है, इट इज नॉन सेलुलर जेली होती है। ये खुद नॉन सेलुलर जेली होती है। इसके अंदर सेल्स हो सकते हैं, लेकिन ये खुद, अगर मैं बात करूं, ये खुद नॉन सेलुलर जेली होती है। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, दोबारा भी पूछे जाने के चांसेस हैं। अब ये जो मीजोग्लोआ होती है, इस मीजोग्लोआ के अंदर होते हैं कुछ सेल्स, ऐसे सेल्स, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं। इन सेल्स के बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। इसके अलावा इस लेयर के अंदर जो पिनेकोसाइट है ना, यहाँ पे ऐसे कुछ स्पिक्यूल्स, यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। दिस आर कॉल्ड स्पिक्यूल्स। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ सबको, एकदम क्लियर हुआ। अब मेरे पास ये एक बोतल है, इमेजिन करो ये बोतल ही एक स्पॉन्ज है। अगर मैं इस बोतल पे सारे यहाँ पे छोटे 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 छेद कर दूं, बिल्कुल छोटे छोटे छेद, बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स कर दूं, तो अब बताओ इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर, इस बोतल के ऊपर बहुत सारे छेद हो जाएंगे, तो ये भी पोरीफेरा का मेंबर हुआ। एक्चुअली मेरा पोरीफेरा को जब भी आप कभी ध्यान से देखोगे ना, मैं इसको नीचे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे आपको नीचे दिखाता हूँ। अगर आप पोरीफेरा को देखोगे तो पोरीफेरा की बॉडी कुछ ऐसी होती है। एक यहाँ पे एक बड़ा सारा पोर देखने को मिलेगा, ये इसकी बॉडी है ना। एंड इसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे आपको ऐसे इस तरीके से बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे, पोर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब देखो, जैसे इस बोतल के अंदर देखो, अंदर आपको खाली जगह दिख रही है, देखो एक बड़ा पोरा, यहाँ पे एक बड़ा पोरा, ये देखो ऐसी, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स है, ये छोटे छोटे पोर्स है आपको ये सारे, एंड यहाँ पे एक बड़ा पोर है, ये क्या है, एक बड़ा पोर है ये वाला। तो इस बड़े पोर का नाम है ओस्कुलम, ये जो छोटा पोर है इसका नाम है ओस्टिया। कभी कभी नाम में कंफ्यूजन होती है कि ओस्टिया कौन सा है, ओस्कुलम कौन सा है। तो मेरे भाई सिंपल सी कहानी है, जिसका नाम छोटा उसका साइज छोटा। तो ओस्टिया, छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको ओस्टिया बोल दिया, जो बड़ा पोर है उसको क्या बोल दिया, ओस्कुलम बोल दिया, है ना। पॉइंट क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, जैसे उस बोतल के अंदर एक खाली कैविटी थी ना, वैसे अगर इसको ओपन किया जाए तो इसके अंदर भी आपको खाली कैविटी देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे लेयर बना रहा हूँ, देखते बड़ा प्यारे से तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर भी हमें इस तरीके से एक ऐसे, जब इसको डाइसेक्ट करते हैं तो हमें इसके अंदर भी क्या देखने को मिलती है, इस तरीके से एक लेयर देखने को मिलती है। ये देखो, मैंने इसको अंदर से खोल के देखा, जब मैंने इसको अंदर से खोल के देखा तो मुझे इसके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे सेल्स नजर, अंदर सेल्स नजर आ रहे हैं। क्लियर है, समझ रहे हो बात को, थोड़ा सा 3D आपको फील आ रहा है ना, कि हमने इसको अंदर से काट के देखा। और अंदर देखो, ये जो खाली कैविटी आपको अंदर दिख रही है ना, ये पूरी की पूरी खाली कैविटी, दिस इज कॉल्ड स्पोंजोसील कैविटी। मतलब ये एक स्पॉन्ज मान लिया, यहाँ पे पूरी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स हैं, हमने उनको ओस्टिया बोला, ठीक है। और ये एक ऊपर एक बड़ा पोर है, इसको ओस्कुलम बोला। एंड देखो अंदर आपको खाली, ये देखो अंदर कैविटी है खाली, तो ये जो अंदर वाली कैविटी है, इस कैविटी को हमने क्या बोल दिया, स्पोंजोसील बोल दिया। आई होप आपको स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे बढ़िया तरीके से फील समझ आ रही होगी एक्चुअली में दिखते कैसे। पॉइंट क्लियर हुआ, ओके ओके, बहुत ही बढ़िया। तो ध्यान रखना, जो ओस्टिया होते हैं दे आर मैनी, बहुत होते हैं, बट माइन्यूट होते हैं, छोटे होते हैं साइज में,
ठीक है, ओस्कुलम जो है ये 1 होता है एंड लार्ज होता है। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ? तो यहां पे ये कुछ जनरल फीचर थे जो हमें स्पॉन्जेस के बारे में पता होने चाहिए। इसके अलावा हम ये भी बोल देते हैं कि ये जो स्पॉन्जेस होते हैं इनको हम प्रिमिटिव एनिमल्स भी बोल देते हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम की सबसे पहली वाली फाइलम है ये। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे फाइलम्स और एडवांस होती चली जाएंगी, और हमारा पढ़ने का जो मेथड है वो हर फाइलम के लिए चेंज होता चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा एडवांस होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब बात करते हैं आगे। इस फाइलम के अंदर जो एनिमल्स हैं उनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन से हैं? बच्चे ध्यान सुन लो, फिर बोल देता हूं कि जितने भी हम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखेंगे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हमें 3 ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो किसी भी और फाइलम में नहीं देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है दैट इज, इसके अंदर होगा वाटर कैनाल सिस्टम। मतलब मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, आपकी स्टेट के हर तरह के एग्जाम में जिसमें जियोलॉजी पूछी जाती है उसमें इस वाटर कैनाल सिस्टम के ऊपर तो क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ध्यान रखना, एक और होता है वाटर वेस्कुलर, एक और होगा यहां पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ध्यान रखना बच्चे, ये इकाइनोडर्मेटा के अंदर होता है। ये कहां देखने को मिलेगा? इकाइनोडर्मेटा के अंदर। याद रखना, ये इकाइनोडर्मेटा वेस्कुलर, जहां पे वेस्कुलर वर्ड आ गया वो इकाइनोडर्मेटा के अंदर है। यहां पे कैनाल सिस्टम होता है। अब मैं आपको इस तरीके से डायग्रामेटिकली इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कभी नहीं भूलोगे। दूसरा, हमें यहां देखने को मिलता है, यहां पे हमें देखने को मिलेंगे स्पिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे अभी लास्ट डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे दिखाया था कि जो पिनेकोडर्म की लेयर होती है इसमें यहाँ पे देखो कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है कैल्शियम की, ऐसे कांटे से, इनको स्पिक्यूल्स बोलते हैं। ये भी हमें इसी फाइलम के अंदर देखने को मिलते हैं। थर्ड, यहाँ पे जो फीचर होता है इस फाइलम के अंदर वो होता है स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं क्वेनोसाइट सेल, और इसी का नाम है कॉलर सेल। मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है, 4 तरह के सेल इधर दिए होंगे, 4 फाइलम के नाम इधर दिए होंगे, और हर फाइलम, जैसे इस फाइलम के अंदर यूनिक जो सेल्स है उसको क्वेनोसाइट बोलते हैं, ऐसे ही इसके बाद वाली हम फाइलम पढ़ेंगे नाइडेरिया पढ़ेंगे जिसको सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, उसके अंदर नाइडोब्लास्ट सेल्स है, वो उस फाइलम के स्पेशल सेल्स। तो इस तरीके से एक कॉलम में सेल्स होंगे, एक कॉलम में फाइलम्स होंगी, आपको मैच करना है किस मतलब किस फाइलम के अंदर कौन से सेल्स हैं। तो 3 कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं यूनिक वाले? वाटर कैनाल सिस्टम है, स्पिक्यूल्स है एंड क्वेनोसाइट्स है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर कैनाल सिस्टम की। तो देखो, पहली बात तो वाटर कैनाल सिस्टम होता क्या है, पहले इस डायग्राम को एक बार के लिए छोड़ो, पहले इधर फोकस करो, क्या होता है वाटर कैनाल सिस्टम। तो सपोज करो ये एक स्पॉन्ज है ना। अब आपको स्पॉन्ज का डायग्राम तो क्लियर हो गया। इसके ऊपर छोटे छोटे यहाँ पे क्या होते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे क्या रहेंगे, पोर्स आएंगे, है ना। और इन पोर्स का नाम क्या है, इसको इन पोर्स को बोलेंगे ओस्टिया, है ना। ओस्कुलम नहीं बोलेंगे क्योंकि ओस्कुलम ऊपर वाले का नाम है, पोर का साइज छोटा है, ओस्टिया नाम भी छोटा, और इस वाले पोर को हम बोलेंगे ओस्कुलम। पता क्या होता है, क्योंकि ये एनिमल समुद्रों में पाए जाएंगे या फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, कुल मिला के पानी में पाए जाएंगे, कुल मिला के ये एनिमल्स पानी में पाए जाते हैं। अब इमेजिन करो सब तरफ इसके आसपास 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 पानी ही पानी है, इसके आसपास सब तरफ क्या है, पानी पानी है, पानी पानी। अब देखो पानी, समुद्र की गहराई जितनी बढ़ती है नीचे, जितनी नीचे की तरफ जाएगी उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता है। तो एक पोर ये रहा जिसको मैंने ए नाम दिया, एक पोर ये रहा जिसको मैंने डी नाम दिया। बताओ वाटर का प्रेशर ए पे ज्यादा होगा कि डी पे ज्यादा होगा? ओस्कुलम को मैंने ई नाम दे दिया, बताओ किस पे ज्यादा प्रेशर होगा? सर ज्यादा प्रेशर इस पे होगा क्योंकि ये ज्यादा डेप्थ पे, ज्यादा गहराई पे है। अरे टाइटैनिक भूल गए, टाइटैनिक अभी एक डूबी थी ना, है ना। तो क्यों डूबी थी वो, क्यों क्रैश कर गई वो, क्यों ब्लास्ट कर गई वो? क्योंकि नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा था, ऐसे एकदम से स्क्वीज कर गई। समझो बात को। तो आप देखो नीचे प्रेशर ज्यादा है, तो नीचे प्रेशर ज्यादा, तो यहां से वाटर एंटर करेगा, एंटर करते
कहां चला जाएगा? इस स्पोंजोसिल कैविटी, मतलब यहां से वाटर एंटर किया, इस स्पोंजोसिल कैविटी में होता 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 इस ओस्कुलम से बाहर। सेम यहां से एंटर करेगा ऐसे 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 होता हुआ ओस्कुलम से बाहर, यहां से एंटर करेगा ऐसे 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 होता हुआ बाहर। तो देखो ध्यान से, कैनाल मतलब नदी, देखो कैनाल बन रही है, कैनाल ये देखो, या ये देखो मतलब बहुत कैनाल बन रही ना कैनाल, इसी को बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। मतलब यहां पे एक सिस्टम होता है जहां से स्पॉन्ज की बॉडी में वाटर की एंट्री होती है, कहां से? ओस्टिया से। ओस्टिया से वाटर जाएगा कहां पे? स्पोंजोसिल कैविटी के अंदर, और स्पोंजोसिल कैविटी से वाटर कहां चला जाएगा? ओस्कुलम से बाहर। तो इसलिए ओस्टिया को बोला जाता है इनकरंट कैनाल। ओस्टिया को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इनकरंट कैनाल। अब देखो एक छोटी सी चीज नोटिस करना है यहां पे, इसको मैं हल्का सा जूम करता हूं, ये देखो ध्यान से, जब पानी ने एंटर किया, जब वाटर एंटर किया, तो देखो इसकी बॉडी में कुछ टाइम, ये हिस्सा, अगर आप इस हिस्से को देखो, ये हिस्सा इसकी बॉडी है पूरी, तो कुछ टाइम के लिए वाटर जो बॉडी के अंदर भी रहेगा, है ना। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं। अब इस चीज को अगर मुझे मॉडिफाई करना हो तो मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं इसको कि, एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे हम, इसको करते हैं हल्का सा साइड में, ये इसको यहां ले आए भाई। ओस्टिया के अंदर वाटर एंटर करेगा, ओस्टिया के बाद वाटर जाएगा बॉडी वॉल के अंदर, एंड बॉडी वॉल से फिर वाटर कहां चलेगा? इस स्पोंजोसिल कैविटी में चला जाएगा। तो सेम केस, इनकरंट कैनाल हम किसको बोलेंगे? ओस्टिया को। इनकरंट कैनाल से वाटर एंटर करेगा बॉडी वॉल के अंदर ना, इनकरंट कैनाल से वाटर कहां चला जाएगा? बॉडी के कैनाल के अंदर, एंड बॉडी के कैनाल को बोलते हैं रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल। अब बॉडी वॉल से वाटर चला गया स्पोंजोसिल कैविटी के अंदर, और स्पोंजोसिल कैविटी से वो वाटर बाहर जाने वाला है, तो स्पोंजोसिल कैविटी को हम बोलते हैं एक्सकरेंट कैनाल। क्या बोलेंगे? एक्सकरेंट कैनाल। क्यों बोला? क्योंकि इससे तो वाटर जो है वो एग्जिट कर जाएगा, एंड इस एग्जिट करंट कैनाल से वाटर कहां चलेगा? ओस्कुलम के अंदर। तो इस तरीके से भी आपको एग्जाम में ऐसे भी एक पैटर्न आ सकता है, आपने इसको सीक्वेंस वाइज, ऑर्डर वाइज अरेंज करना है। आपको ऐसे भी आ सकता है, आपने इसको ऑर्डर वाइज क्या करना है? अरेंज करना है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको और देता हूं, सपोज करो ये ओस्टिया है, ये ओस्टिया है, तो ओस्टिया के ऊपर ना कुछ सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं पोरोसाइट। आपकी नॉलेज के लिए सिर्फ, है ना। तो ये बीच में क्या है? बीच में यहां लिखता हूं, ये क्या है? ओस्टिया। और ओस्टिया के चारों तरफ कुछ सेल्स पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं पोरोसाइट। ये एक्चुअली में ओस्टिया के साइज को रेगुलेट करते हैं, बड़ा छोटा करना है ना, तो पोरोसाइट का काम होता है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो आपको ये तीनों तरह के कैनाल सिस्टम नजर आ रहे हैं। अब देखो ये कैनाल सिस्टम जो होते हैं, यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं, बेसिकली हमें स्पॉन्जिस के अंदर तीन तरह के कैनाल सिस्टम देखने को होते हैं। एक होता है सबसे सिंपल वाला कैनाल सिस्टम, इसको बोलते हैं एस्कोन टाइप कैनाल सिस्टम। एस्कोन टाइप कैनाल सिस्टम, ये याद रखना, सबसे सिंपल कैनाल सिस्टम है। और इसकी एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक स्पॉन्ज होता है ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया नाम का स्पॉन्ज है। पहले तो इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं पूछते थे, लेकिन पिछले 3-4 सालों से ल्यूकोसोलेनिया के ऊपर क्वेश्चन बड़े पूछे जा रहे हैं। दूसरा जो है दैट इज साइकोन टाइप कैनाल सिस्टम, जो आपको ये सेकंड वाला नजर आ रहा है, दिस इज साइकोन टाइप कैनाल सिस्टम। यहां लिखता हूं, दिस इज साइकोन टाइप कैनाल। और यहां पे एग्जांपल है बच्चे स्काइफा, जिसको अनस्पॉन्ज बोलते हैं, जिसको आपने जनरली कभी बीएससी में पढ़ा होगा, पहले चैप्टर आता है स्काइफा करके, डिस्पॉन्ज करके। थर्ड है हमारा सबसे एडवांस है, थर्ड वाला, इसको बोलते हैं ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम। थर्ड वाला इज दिस इज ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम। और इसकी एग्जांपल जो है बच्चे दैट इज स्पॉन्जिला। अब थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कि सबसे एडवांस ये वाला है, ये सबसे एडवांस है, और ये सबसे सिंपल है। क्यों भाई? इसलिए एडवांस है बच्चे। देखो ध्यान से,
यहाँ से वाटर एंटर करेगा, बॉडी वॉल में काफी टाइम तक घूमता रहेगा, फिर जाके एक्सटर्नल कैनाल में जाएगा, लेकिन यहाँ से एंटर करा सीधा बाहर। तो जितना टाइम जो वाटर है वो बॉडी वॉल के अंदर रहेगा, जितना टाइम वाटर जो है वो बॉडी वॉल के अंदर रहेगा, उतना ही ज्यादा फूड को ट्रैप करने का मौका मिलेगा। सर बात ही नहीं समझ आई। अरे समझाऊंगा ना, देखो ध्यान से समझाता ना बात को, मैं बड़ी प्यारे से तरीके से बात समझाता हूँ। आपको याद है ना, अंदर वाली लेयर को क्वेनोसाइट बोला था, क्वेनोडर्म बोला था। एक्चुअली में ना अंदर की तरफ ना स्पोंजोसिल कैविटी में कुछ स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं क्वेनोसाइट सेल्स, ऐसे। और जब वाटर जाएगा यहां से तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये इस वाटर से फूड ट्रैप करते हैं। तो जितना टाइम वाटर अंदर रहेगा उतना ज्यादा टाइम मिलेगा फूड को ट्रैप करने का। इसलिए जो हमारा ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम होता है ये थोड़ा सा एडवांस होता है। बात समझे? बहुत ही बढ़िया। आगे बात करते हैं स्पिक्यूल्स की। तो एक हमने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देख लिया, सेकंड इज स्पिक्यूल्स। अब स्पिक्यूल्स क्या है? देखो इन जनरल देखा जाए तो हम बोलते हैं ये एक तरह से स्केलेटन, मतलब स्केलेटन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। देखो इन जनरल मैं बोल रहा हूं, वैसे तो स्केलेटन सिस्टम बोन्स वगैरह जो होते हैं उसी को बोलते हैं। इन जनरली हम ये बोल देते हैं कि ये कुछ कैल्केरियस स्ट्रक्चर्स होती हैं, मतलब जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये कैल्शियम से भी बने हो सकते हैं, ये जो है ये सिलिशियस सिलिकॉन से बने हो सकते हैं, एंड ये स्पॉन्जिन फाइबर से भी बने हो सकते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर से बने हो। और ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं, ये बेसिकली स्पिक्यूल्स होते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं और अलग अलग शेप के होते हैं। एंड एक इनका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ऑन दी बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्पिक्यूल्स, पोरीफेरा phylum is classified into 3 classes। मैंने आपको बोला था ना कि इन वर्टिब्रेट्स को, जो नॉन कोडेट्स हैं, नॉन कोडेट्स को हम अप टू क्लास पढ़ेंगे एंड कोडेट्स को हम अप टू ऑर्डर पढ़ेंगे। तो अब जब भी हम किसी फाइलम को पढ़ेंगे, हर फाइलम की हम डिवीजन पढ़नी है, हर फाइलम के अंदर हमें क्लासिफिकेशन पढ़नी है। जैसे फाइलम पोरीफेरा को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। अब इन तीनों क्लासेस को डिवाइड करने का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है कि इनके अंदर किस तरह के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो अलग अलग तरह के स्पिक्यूल्स होते हैं, अलग अलग तरह के यहाँ पे स्पिक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज क्वेनोसाइट सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉलर सेल्स बोलते हैं। अब पहले डायग्राम में देखो, ये स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज की बॉडी के ऊपर आपको छोटे छोटे पोर्स नजर आ रहे हैं एंड इसके अंदर की कैट देखो, आपको इसके अंदर की कैट, ये देखो आपको इसकी बॉडी वॉल के अंदर आपको छोटे छोटे यहाँ पे क्या नजर आ रहे हैं, सेल्स नजर आ रहे हैं। स्पोंजोसेल कैविटी के अंदर आपको छोटे छोटे क्या नजर आ रहे हैं, यहाँ पे सेल्स नजर आ रहे हैं। और ये जो छोटे छोटे सेल्स है ना बच्चे, ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं बेसिकली यही वो सेल्स हैं जो यूनिक होते हैं, है ना। अब एक डायग्राम इसका मैं बनाता हूं यहाँ पे। जैसे देखो ध्यान से, ये किस तरीके, ऐसे ऐसा सेल होगा ये, ठीक है, और नीचे एक और सेल लगा हुआ है, इसको बोलते हैं अमीबॉइड सेल। ठीक है, और यहां पे इसके पास यहां पे एक होगी फ्लैजेला। तो ये दिस इज कॉलर सेल, और ये इसके नीचे होता है दिस इज अमीबॉइड सेल। इसके बारे में भी बात करते हैं, अमीबॉइड सेल। और ये इसकी रही फ्लैजिला, और ये प्रेजेंट कहां पे है, इस कैविटी में प्रेजेंट है। मतलब जब यहां से वाटर जाएगा इस कैविटी में, बड़े ध्यान से फंक्शन समझे इसका, क्वेनोसाइट सेल का। अच्छा एक चीज बताता हूं, आप इसका फंक्शन बड़े अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे। जब सर्दी होती है ना तब हम नहाने जाते हैं, और क्योंकि डर लगता है ना नहाने से, पानी ठंडा ना हो,
तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे बकेट पड़ी होती है, बाल्टी पड़ी होती है, उसमें हाथ डालते हैं और ऐसे ऐसे हाथ को घुमाते हैं। ऐसा ही करते हो, हाथ को ऐसे ऐसे घुमाते हैं। और जब हाथ को इस तरीके से घुमाया जाता है ना, तो कभी भी नोटिस करना, सेंटर की तरफ जहां पे आपका हाथ है, बिल्कुल सेंटर, बकेट के बिल्कुल सेंटर की तरफ पानी नीचे की तरफ जाएगा, साइडों में पानी ऊपर की तरफ आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सेंटर की तरफ पानी नीचे की तरफ खींचा चला जाता है। अब इमेजिन करो, ये स्पॉन्जोसिल कैविटी है, ये ऐसे इमेजिन करो, ये स्पॉन्ज है, इसकी इसके अंदर ये स्पॉन्जोसिल कैविटी है, एंड वहां पे लगे इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे क्वाड्रोसाइट सेल लगे ऐसे, और ये इस तरीके से क्या कर रहा है, ऐसे फ्लैजेला को हिला रहे हैं, ऐसे मूवमेंट शो कर रहे हैं फ्लैजेला की। अब जब यहां से वाटर निकलेगा स्पॉन्जोसिल कैविटी से, और ये इस तरीके से ऐसे ऐसे फ्लैजेला घूमेगी, तो पानी को अंदर की तरफ खींचेगी। हाँ खींचेगी, समझ के बात को, है ना। तो जब पानी को अंदर की ओर खींचेगी, अब उस वाटर के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, उन सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को ये ट्रैप कर लेगा। समझे बात को? बड़ी प्यारी सी बात थी। क्या बात थी कि पानी ऐसे, ये इस तरीके से ऐसे रोटेट करेगा, जब अंदर ऐसे पानी आएगा, इस वाटर के साथ मान के चलो ये न्यूट्रिशन भी था इसके साथ, तो ये न्यूट्रिशन को क्या करेगा, इसको आगे पास करेगा, ट्रैप कर देगा। तो इस तरीके से पानी में से, देखो बड़ा प्यारा फंक्शन, पानी में से सॉलिड पार्टिकल्स को, न्यूट्रिशंस को क्या कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे, फिर पानी को बाहर भेज देंगे, जा भाई अब तू किसी काम का नहीं है। फिल्टर क्या करता है, एक फिल्टर क्या करता है, आप फिल्टर में जब पानी डालोगे तो उस वाटर के अंदर जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर बाहर फेंक देगा, पानी को पास कर देगा आगे। तो ऐसे ही तो यहाँ पे हो रहा है, समुद्र का जो पानी था वो स्पंज की बॉडी के अंदर गया, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो थे, वो उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गए, पानी वापिस साफ होकर बाहर आ गया। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो स्पॉन्जेस होते हैं, दे आर फिल्टर फीडर। यहां लिखता हूं, अगर जो स्पॉन्जेस होते हैं, दे आर फिल्टर फीडर, मतलब वाटर आएगा इनके अंदर, बॉडी के अंदर एंटर करेगा, फिल्टर होगा, बाहर चला जाएगा, और जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स को ये क्वानोसाइट सेल जो है, जो कॉलर सेल्स है, एब्जॉर्ब करते हैं, ये अमीबोइड सेल को भेज देते हैं, और ये जो अमीबोइड सेल्स होते हैं ये आगे इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अभी हम आगे अमीबोइड सेल की भी बात करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वानोसाइट सेल्स हैं यहाँ पे, ये डाइजेस्टिव, मतलब ये डाइजेशन का काम भी कर रहे हैं, इनको डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बेसिकली डाइजेशन का काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा ये रेस्पिरेशन भी करते हैं। इसके अलावा इसकी बॉडी वॉल के अंदर जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, उन सारे के सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को यहां से बाहर फेंक देंगे। इसका मतलब यही यहां पे क्या करेंगे, एक्सक्रीशन का काम भी करेंगे। इनके अंदर नर्वस सिस्टम तो होता ही नहीं है, न्यूरॉन टिश्यू तो होते ही नहीं इनके अंदर, बात समझ आई। तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा क्योंकि फ्लूइड को भी यही, मतलब वाटर जो है वो आ रहा है जा रहा है, इसका मतलब जो हमारा वाटर कैनाल सिस्टम है, अच्छा क्वानोसाइट सेल का ये फंक्शन क्लियर हो गया, है ना। तो अब देखो, ये जो हमारा कॉलर सेल्स है, क्वानोसाइट सेल्स है, ये वाटर कैनाल सिस्टम के साथ मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम का काम भी करते हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे इस वाटर कैनाल सिस्टम के फंक्शन की बात करूं, तो वाटर कैनाल सिस्टम का फंक्शन जो है, ये बेसिकली एक सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करेगा। जैसे फूड जो होता है ना, फूड को हमारा बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम फूड को हर जगह पहुंचाता है, ऐसी वाटर कैनाल सिस्टम भी क्या करेगा, फूड को हर जगह पहुंचाएगा, है ना। एंड इसको फुलफिल करने का काम कौन करता है, कॉलर सेल्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं, बेसिकली सर्कुलेशन में रोल प्ले करते हैं, एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड को। बात समझाई? याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ सेल कहां पाए जाएंगे, पोरीफेरा के अंदर पाए जाएंगे, और कहीं नहीं पाए जाते। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ अदर सेल्स, जिनकी मैं आपके सामने बात करता कि इनके अंदर कुछ अदर सेल्स भी पाए जाते हैं। अब ध्यान से सुना, ये जो अदर सेल्स है ना बच्चे, इनके ऊपर भी आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सही में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इनके अंदर एक सेल पाए जाते हैं, आर्कियोसाइट सेल। लिस्ट बना लो इसको, फर्स्ट टाइप के सेल है दैट इज आर्कियोसाइट सेल, बड़ा इंपॉर्टेंट सेल आर्कियोसाइट सेल, ठीक है। अब ये जो आर्कियोसाइट सेल्स होते हैं, बेसिकली एक तरह से स्टेम सेल, दे बिहेव लाइक ए स्टेम सेल।
एक तरह से स्टेम सेल का काम करेंगे। अब स्टेम सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो मतलब बॉडी के ज्यादातर ऑर्गन्स को बनाए गए, या फिर स्टेम सेल की बजाय में मैं इनकी कैटेगरी लिखते हैं, ये होते हैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल। इसका मीनिंग समझाता हूं। सपोज करो ये एक स्पॉन्ज है, इसको टुकड़ों में तोड़ दिया, एक टुकड़ा ये गिरा, एक टुकड़ा ये गिरा, एक टुकड़ा ये गिरा, एक टुकड़ा ये गिरा, और ये हर टुकड़ा अपने आप में एक पूरे स्पॉन्ज की फॉर्मेशन कर देगा। इसका मतलब इस स्पॉन्ज के अंदर हाई पावर ऑफ रीजनरेशन है, और ये हाई पावर ऑफ रीजनरेशन किसके कारण होती है? ये इन स्टेम सेल के अंदर आती है। एंड एक्चुअली में ये जो आपके सामने मैंने एक्सपेरिमेंट लिखा ना, कि इस तरीके से इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? सेल्स देखने को मिलते हैं, है ना। जब ये टूटते हैं, जब ये जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, जब जो स्पॉन्जेस जब इसको तोड़ा जाता है, तो हर टुकड़ा जो होता है वो एक पूरे स्पॉन्ज के अंदर रीजनरेट कर जाता है। इसको विल्सन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, विल्सन एक्सपेरिमेंट, जो कि ये बताता है कि स्पॉन्जेस के अंदर हाई पावर ऑफ रीजनरेशन है। अगर इनकी बॉडी का कोई पार्ट टूटता है तो वो फिर से रीजनरेट कर देता है बिकॉज ऑफ दिस टोटीपोटेंट स्टेम सेल। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज क्रोमोसाइट सेल। क्रोमोसाइट सेल, अब देखो क्रोमा का मतलब होता है कलर। तो अगर आप स्पॉन्जेस को देखोगे तो कोई स्पॉन्ज आपको रेड कलर का नजर आ रहा है, कोई ब्लू कलर का नजर आ रहा है, कोई येलो कलर का है, कोई ग्रीन कलर का है ना। तो एक्चुअली में वो किसके कारण? वो इन क्रोमोसाइट्स के सेल्स के हम, तो ये पिगमेंट सेल्स होते हैं, पिगमेंट सेल्स होते हैं, है ना। मतलब ये इनकी बॉडी इन सेल्स के अंदर पिगमेंट्स पाया जाता है। नेक्स्ट इज थीसोसाइट सेल्स। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, थीसोसाइट सेल। अब ये जो थीसोसाइट सेल्स होते हैं, इनके अंदर फूड को रिजर्व करके रखा जाता है, तो हम बोलते हैं दे आर रिजर्व फूड ग्रेन्यूल। मतलब ये फूड को स्टोर करके रखते हैं, सिर्फ स्टोर करके रखते हैं, ध्यान रखना, सिर्फ स्टोर करके रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टोर। नेक्स्ट होता है ट्रोपोसाइट सेल, चौथा सेल है दैट इज ट्रोपोसाइट सेल। ये फूड को देखो, ऊपर वाले जो थे थीसोसाइट, ये फूड को स्टोर करते हैं, नीचे वाले जो है ये क्या करते हैं? ये फूड को सप्लाई करते हैं, है ना। तो ये बोलेंगे दे सप्लाई न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद एक और होता है मायोसाइट, ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत मसल्स की तरह ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट जो सेल है दैट इज ग्लैंड सेल, ग्लैंड सेल्स। ये क्या करेंगे? ये कुछ स्लाइमी सिक्रीशन सिक्रीट करेंगे। स्लाइमी मतलब ऐसी चिपचिपी सी, स्लाइमी सिक्रीशन, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये सारे के सारे सेल्स जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी को बोलते हैं आर्कियोसाइट सेल, मतलब अमीबोसाइट सेल। सो दीज ऑल सेल आर द एग्जांपल ऑफ अमीबोसाइट सेल। तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं? अमीबोसाइट सेल्स के एग्जांपल है। बात समझ आई? तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, सेल्स के नाम इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आजकल एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो भर भर के पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, उसके बारे में आगे बात करते हैं। ऐसे ही कुछ यहाँ पे स्क्लेरोब्लास्ट सेल भी देखने को मिलते हैं, यहाँ इसको भी लिख लो। एक और होते हैं, एक टाइप और लिख लो आप यहाँ पे, दैट इज स्क्लेरोब्लास्ट। 7 टाइप लिखो, स्क्लेरोब्लास्ट। तो कुछ नहीं, ये स्पिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं, इनसे क्या बनते हैं? स्पिक्यूल्स बनते हैं स्क्लेरोब्लास्ट से। आगे चला जाए, या फिर आप इसको बोल सकते हो दे आर स्केलेटल फॉर्मिंग सेल्स। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर। अब देखो एक नई टर्म आपको यहां पे बताता हूं, जो स्पॉन्जेस होते हैं दे आर हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्मेफ्रोडाइट? मतलब हर्मेफ्रोडाइट हम उसको बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म हर्मेफ्रोडाइट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, मेल एंड फीमेल जो सेक्स है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, इन वन ऑर्गेनिज्म, तो हम उसको बोलेंगे वो हर्मेफ्रोडाइट है।
बात समझ आई? जैसे अर्थवर्म जो है वो भी हर्मेफ्रोडाइट है, उसके अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जब पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं स्पॉन्जेस की, तो स्पॉन्जेस होते हैं ये एक सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। इनके अंदर ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेंगे। अब अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूं, इसमें दो एग्जांपल्स आते हैं, एक आती है जेम्यूल फॉर्मेशन और एक इसके अंदर एग्जांपल आती है रीजनरेशन की। रीजनरेशन के अंदर आपने विल्सन एक्सपेरिमेंट को ध्यान रखना है, एक स्पॉन्जिस को जितने टुकड़ों में तोड़ोगे उससे और एक टुकड़े से नए स्पॉन्ज बन जाएगा, तो इनके अंदर हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। जेम्यूल फॉर्मेशन जो है वो जब आप रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तब वहां पे आपको आएगा, तब इसको हम वहां पे पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा फोकस कहां पे रहना चाहिए? इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मेल गैमेट भी होगा एंड यहाँ पे फीमेल गैमेट भी होगी, फीमेल गैमेट भी होगा। अब एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मेल गैमेट किससे बनता है, तो मेल गैमेट जो होता है ना बच्चे, ये बनता है फ्रॉम, किससे बनेगा अंदाजा लगाओ, पता है? कोएनोसाइट सेल। ये क्या होता है बेसिकली? ये एक मॉडिफाइड कोएनोसाइट सेल होता है। और जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है या फिर बात करो जो फीमेल गैमेट होता है, ये बनता है आर्कियोसाइट से। तो आर्कियोसाइट किसकी फॉर्मेशन करेगा? फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन करेगा। कोएनोसाइट किसकी फॉर्मेशन करवाता है? हमारी मेल गैमेट की फॉर्मेशन करवाएगा। एंड इन दोनों के अंदर होगी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या होगी? दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन। और जब भी दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, इससे बनेगा जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो बनेगा इससे लार्वा बनेगा। लार्वा बनने का मतलब है कि इनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जैसे ह्यूमन के केस में एक बेबी हुआ, वो बिल्कुल ह्यूमन के जैसा ही है, अडल्ट के जैसा ही है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन बटरफ्लाई के केस में पहले एग से लार्वा निकला, कैटरपिलर निकला, फिर प्यूपा बनेगा वो, फिर जाके वो अडल्ट जैसा बनेगा, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनके अंदर भी सेम लार्वा बनता है। और याद रखना, इनका जो लार्वा होता है ना, लार्वा के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। देखो इनका जो लार्वा होता है ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। मतलब जो अडल्ट है वो फ्री स्विमिंग नहीं है, अडल्ट जो है वो एक जगह पे फिक्स रहेगा, लेकिन जो लार्वा है वो फ्री स्विमिंग होता है। और इनके अंदर तीन तरह के लार्वा पाए जाते हैं। सबसे पहला और कॉमन जो लार्वा होता है दैट इज कॉल्ड पैरेन्काइमुला। सबसे पहला जो कॉमन लार्वा होता है दैट इज कॉल्ड पैरेन्काइमुला लार्वा। सेकंड नंबर पे जो लार्वा होगा दैट इज एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला लार्वा, याद रखना इट इज वेरी कॉमन। और तीसरा जो लार्वा होता है ये सबसे रेयर वाली स्टेज होती है, सबसे रेयर लार्वा होता है, इसको होते हैं दिस इज कॉल्ड स्टीरोब्लास्टुला लार्वा। दिस इज कॉल्ड स्टीरोब्लास्टुला लार्वा। ये कैसा होता है? ये होता है रेयर होता है, क्या बोल दो कि ये कॉमन नहीं है। तो इस तरीके से यहां पे हमारी जो रिप्रोडक्शन है वो भी क्या होती है? कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट बारी जो इंपॉर्टेंट चीज जो बचती है वो है क्लासिफिकेशन। लेकिन क्लासिफिकेशन को करने से पहले हम एग्जांपल्स के ऊपर फोकस करेंगे ताकि हमें चीजें के बारे में पता हो। सबसे पहला जो डायग्राम है यहां पर आपको ये जो नजर, दिस इज अन स्पॉन्ज और यही होता है स्काइफा। यही क्या होता है? स्काइफा। दूसरे नंबर पे आपको ये जो नजर आ रहा है दिस इज स्पॉन्जिला, जिसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं। दिस इज यू स्पॉन्जिया और इसको बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज।
बाथ स्मूथ। ये जो लास्ट हमको नजर आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड यूप्लेक्टेला। जापान के अंदर इसको मैरिज के टाइम पे गिफ्ट किया जाता है, अच्छा माना जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, रीजन आपको मैं बताता हूं, शायद आपको रीजन नहीं पता हो। जो ये वाला स्पॉन्ज होता है ना यूप्लेक्टेला, इसके अंदर एक श्रिम्प रहती है, एक ऑर्गेनिज्म रहता है, और श्रिम्प जो है इसके अंदर तब तक रहेगी जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। तो ये इस चीज का प्रतीक होता है कि जिस भी कपल की मैरिज होती है तो उसको इसको एज ए गिफ्ट दिया जाता है, बस ये चीज सोच के कि जैसे श्रिम्प मरने तक इसके अंदर रही थी, वैसे ये जो जोड़ी है जिसकी शादी हो रही है ये भी एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। तो इसलिए जो है इसको गिफ्ट किया जाता है जापान के अंदर। इसका एक और भी नाम है, दिस इज ऑल्सो नोन एज वीनस फ्लावर बास्केट, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो याद रखना, जो पोरीफेरा की क्लासिफिकेशन होती है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पिक्यूल्स। तो स्पिक्यूल्स के बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन, जो हमारी फाइलम पोरीफेरा होती है, इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली जो क्लास है दैट इज कलकेरिया। फर्स्ट क्लास जो है क्लास 1 कलकेरिया। तो मैं क्लासेस के अंदर कुछ ज्यादा चीजें नहीं कराऊंगा, सिर्फ काम की चीजें कराऊंगा। देखो जो कलकेरिया क्लास है, इसके अंदर जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये कैल्शियम के बने होंगे, या फिर हम बोल देते हैं कलकेरियस स्पिक्यूल्स। कैल्शियम के बने होते हैं उसको बोलेंगे कलकेरियस स्पिक्यूल्स, जो किससे बने होते हैं, जो कैल्शियम के बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका एक और भी नाम होता है, दे आर ऑल्सो नोन एज लिमी स्पॉन्जेस, नोन एज लिमी स्पॉन्जेस। बस इतना ही ध्यान रखना है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहेगी। एग्जाम्पल है ल्यूको सोलेनिया, ये सबसे स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज है, ल्यूकोसोलेनिया। याद रखना, ल्यूकोसोलेनिया सबसे स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज है, और इसके अंदर एस्कोन टाइप केनाल सिस्टम भी पाया जाएगा। तो ये हमारी पहली क्लास कौन सी रही, दिस इज कैलकेरिया। सेकंड हमारी जो क्लास है दैट इज हेक्सेटिनेलिडा। सेकंड जो क्लास रहेगी दैट इज हेक्सेटिनेलिडा। तो यहां लिखते हैं क्लास 2 हेक्सेटिनेलिडा। अब ये जो हेक्सेटिनेलिडा के अंदर एनिमल्स आते हैं, इनके पास जो स्पिक्यूल्स होते हैं दे आर सिलिशियस। सिलिशियस का मतलब वो किससे बने होंगे, वो बने होंगे हमारे बिल्कुल सिलिकॉन से। अब देखो सिलिकॉन से तो ग्लास भी बनता है ना, सिलिकॉन से ग्लास भी तो बनता है, इसलिए ये ऐसे ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए इनको दे आर आल्सो नोन एज ग्लास स्पॉन्जेस। क्या बोला जाएगा इनको, दे आर आल्सो नोन एज ग्लास स्पॉन्जेस। क्यों ग्लास स्पॉन्जेस? क्योंकि सिलिकॉन के इनके अंदर स्पिक्यूल्स है। ये देख लो ध्यान से, दिख रहा है ना कांच के जैसा बिल्कुल। तो अब देखो ना, आपको एग्जांपल पता चलेगी। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या आएगी, यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे रहेगी दैट इज यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला यहाँ पे क्या रहेगी, हमारी एग्जांपल रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज डेमस्पोंजिया, मतलब डेम नहीं डेमोस्पोंजिया बोलते हैं इसको। थर्ड हमारी जो क्लास यहां पे रहेगी दैट इज डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया। अब डेमोस्पोंजिया की बात करते हैं तो यहां पे जो स्पिक्यूल्स होते हैं, या तो ये क्या रहेंगे, एब्सेंट होंगे, और अगर प्रेजेंट हैं तो ये सिलिशियस एंड स्पॉन्जिन फाइबर दोनों से मिलकर बनेंगे। सिलिशियस भी होते हैं एंड स्पॉन्जिन फाइबर, इनके अंदर जो स्पिक्यूल्स है वो दोनों तरह के पाए जाएंगे। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं,
ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं बच्चे बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्पॉन्जेस होते हैं दे आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स बताता हूं आपको मैं यहाँ पे। पहले एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे स्पॉन्जिला, दूसरी एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे यू स्पॉन्जिया, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं दैट इज क्लियोना। इसको यूज करते हैं इन पर्ल इंडस्ट्री। अब पर्ल इंडस्ट्री का तो नाम आपको पता होगा ना कि मोती बनते हैं, मतलब ऐसा होता है ना मोलस्का से मोती बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं पर्ल इंडस्ट्री, है ना। तो जो पर्ल होता है ना, पर्ल बनता कब है, जब भी किसी मोलस्का को इन्फेक्शन करवाई जाती है किसी चीज से, तो वो क्या करता है उस इन्फेक्शन से बचने के लिए एक कैल्शियम को सेक्रेट कर देगा, कैल्शियम कार्बोनेट को, उसकी लेयर बन जाएगी। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जहां पे पर्ल को रखा जाता है, पिंकटाडा होता है बेसिकली, पिंकटाडा वल्गैरिस नाम का पर्ल होता है, ऑयल ऑयस्टर इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। तो उसको इन्फेक्ट किया जाता है किससे, क्लियोना से। तो क्लियोना जब इन्फेक्ट करेगा तो जो ऑयस्टर होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर को रिलीज कर देगा, ऐसे रिलीज कर दिया तो ये बैठा क्लियोना, क्लियोना दब गया, मर गया। फिर एक और क्लियोना, एक और लेयर, एक और क्लियोना, एक और लेयर, इस तरीके से ये इन्फेक्ट करने के काम आता है। इसलिए क्लियोना जो है एक इंपॉर्टेंट स्पॉन्ज माना जाता है। तो इसी के साथ ही हमारी पहली वाली जो क्लास है, पहली वाली जो फाइलम है हमारी, वो बहुत ही मस्त और अच्छे तरीके से खत्म होती है। आई होप आपको सारी की सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे सिंपल सा तरीके से समझ आई होंगी। एंड